हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निधि वर्मा और जो आज चैप्टर हम लोग को करना है उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर के बारे में आज इस चैप्टर को जब हम लोग करेंगे तो हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, हम लोग पूरा एनसीईआरटी से करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, यहाँ तक कि आपको एक एक वर्ड का अर्थ समझ में आएगा कि कौन सी चीज लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। ठीक है, हम लोग कोई लाइन नहीं मिस करने वाले हैं। अब बात आती है कि मैम आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हो, आप तो पूरा एकदम नोट्स बनवा रहे थे ना। तो नोट्स इसलिए नहीं मैंने यहाँ पे लिया है, नोट्स नहीं बना रहे क्योंकि अभी जस्ट 4 से 5 दिन पहले मैंने पूरा आपका सिलेबस सेल अच्छे से कंप्लीट कर रखा है ना। मैंने बहुत ज्यादा बाहर गए हम ना, तो ऐसा कुछ छोड़ा है जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं आता है। तो अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए जहां पे आप खुद प्रॉपर बैठ करके नोट्स बना सकते हो तो आप जाइए, मैंने मेरे चैनल पे ही एक प्लेलिस्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से, टोटल 10 से 11 वीडियोज हैं। आप जाकर के वहां पे चेक करिए और 10-11 वीडियो सुन करके परेशान मत हो जाइए कि एक घंटे का होगा, नहीं। कुछ वीडियो आपके 10 मिनट के, कुछ 15 मिनट के, कुछ 20 मिनट के, कुछ 25 मिनट के, दैट्स इट। इससे ज्यादा एक भी वीडियो नहीं गया है, इससे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन किसी का भी नहीं है। बट वो तो आप वहां से बाद में लगा लोगे, बट एनसीईआरटी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आपका पेपर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा क्लास लगा लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, बट उन्हें एनसीईआरटी रीड करना नहीं आता। तो बेहतर है कि आप एक बार, आपको नोट्स बनाना है तो आप एक बार वहां पे जाइएगा, वो वीडियोस देखिएगा, बट एक बार मेरे कहने पे आप ये लेक्चर लगा के देखिए, आपको हर एक लाइन समझ में आएगा, हर एक लाइन का अर्थ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये जो इसका पूरा पहला पैरा है, इस पूरे में ये लिखा गया है कि आप देखिए, जैसे आप अभी बैठ करके मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आपके पास बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। आपके पास पेंसिल होगा, आपका टैब होगा, आपका फोन होगा, लैपटॉप, बुक्स, ठीक है, चेयर, ये सारी चीजें दिख रही होंगी। और साथ ही साथ आपके पास, आप अपने पेरेंट्स को देख पा रहे होगे, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, यार दोस्त हैं। अगर आप घर पे नहीं हो तो आपके पास यार दोस्त हैं। आप इस तरीके से देख रहे हो चीजों को, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें लिविंग्स हैं, कुछ चीजें नॉन लिविंग्स हैं। तो आपने कैसे जाना कि हाँ मम्मी पापा हैं, ये लिविंग्स हैं, और जो आपका टैब, मोबाइल और बुक्स है वो आपका नॉन लिविंग है। तो आपको कैसे समझ में आया? तो सिंपल सा आंसर है कि जहां पे आपका सेल है तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि हाँ सेल है तो मतलब वो चीज लिविंग है, और अगर सेल एब्सेंट है तो मतलब वो चीज आपकी नॉन लिविंग है। ठीक है, यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी गई है कि when you look around you see both living and non-living things, you must have wondered and asked yourself what is it and that makes an organism living। कौन सी चीज है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, और वो है आपका सेल। ठीक, and what is it that an inanimate things does not have which a living thing has। मतलब कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग्स के पास है बट जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग्स है, उनके पास वो चीज एब्सेंट है। यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद जो आपकी ये वाली लाइन है, इसमें आपका ये लिखा गया है, जैसे मान लीजिए आपने तो समझ लिया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर आपका सेल होगा, इतना समझ में आ गया। बट सबके पास आपका होगा, तो सारे ऑर्गेनिज्म आपके सेल के बने हुए होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होंगे, और जो सिंगल सेल के बने हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। ठीक है, और जो एक सेल से ज्यादा के बने हैं उसको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर कहा जाता है, इसमें मेनी सेल्स हैं। ठीक है, जो कई सारे सेल से बने होंगे उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। जैसे कि हम लोग मतलब प्लांट्स, एनिमल, फंगस, ये सारी चीजें आपकी मल्टी सेलुलर के अंदर आती हैं। ये चीज आपकी यहाँ पे लिखी गई है। इसके आगे देखिए, इसके आगे ये लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली रह सकता है और अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। मतलब उसे किसी की जरूरत नहीं है ना, उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वो अपने काम भी खुद करेंगे, वो अकेले रह भी सकते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है, हमें, क्योंकि उन्हें इंटरफेरेंस लगता है। उन्हें लगता है अगर उनके पेरेंट्स कुछ उनको समझा रहे हैं तो वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो आजकल बहुत चल रहा है, ये चीज ट्रेंड चल रहा है कि नहीं मुझे अकेले ही रहना है। बट आपके केस में ये चीज गलत है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसी तरीके से जीते हैं कि उनके अंदर एक तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और दूसरा परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके अलावा एनसीईआरटी में लाइन लिखिए, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। है ना, कि अगर एक कंप्लीट सेल नहीं है तो वो एक नहीं एंश्योर कर सकता कि वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग चीज है। ये आपका वायरस है। ठीक है, वायरस को क्या बोला जाता है, ना तो वो लिविंग है ना तो वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर एक कंप्लीट सेल नहीं आपको देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए लिखा है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो आप लोग तब से सुनते चले आ रहे हो जब से आपने सेल चैप्टर कहीं पे देखा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट है आपके रॉबर्ट हुक। ठीक है, फिर है आपके रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
ठीक है ना। अब आप समझिए, जब एक कॉर्क सेल थी, कॉर्क सेल में डेड सेल थी, पहली बार सेल को देखा किसने था, ये यहाँ पे नहीं मेंशन है, पहली बार सेल को देखा था उस साइंटिस्ट का नाम था आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल देखा था, बट सेल उनकी डेड थी। तो अगर आपके सवाल में ये पूछा जाए कि पहली बार सेल किसने देखा था, लिविंग नॉन लिविंग नहीं मेंशन करेगा, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। बट अगर ये पूछ लिया जाए, अगर रॉबर्ट हुक ऑप्शन में नहीं है, तब आप ल्यूवेनहॉक को टिक करिएगा। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन से साइंटिस्ट है जिसने लिविंग सेल को पहली बार देखा, तो उसका जवाब आएगा आपका, किसने देखा पहली बार, साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार क्या देखा, पहली बार उन्होंने देखा लिविंग सेल को, पहली बार देखा उन्होंने लिविंग सेल को। अब देखिए, ये जो रॉबर्ट ब्राउन है ना, दूसरे साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। पहले आपका माइक्रोस्कोप आया, बट उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो जितनी भी चीजें थी सेल्स के अंदर, या फिर सेल जो बहुत छोटी छोटी थी, जिसको माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं था, उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद ही उन्हें बहुत आसान हो गया उनके बारे में स्टडी करना और उनको पढ़ना। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, जब पूरा पता चल गया कि हाँ ठीक है लिविंग है, तो उसका मतलब उसके अंदर सेल होगा, उसके बाद सेल थ्योरी दी गई, ठीक है ना। उसके बाद सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी में आपको दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, एक है आपका स्लेटन, एक है आपका स्वान, ठीक है ना। स्वान जो हम लोगों को याद था, मुझे याद था बेसिकली बचपन से कि हाँ जब मैंने सेल पढ़ा था, तो स्वान कुत्ते को कहा जाता है, ठीक है ना। तो वहां से मुझे याद था स्वान कुत्ते को कहा जाता है, तो कुत्ता मतलब एनिमल है, एनिमल की स्टडी जो भी हम लोग जूलॉजी में करते हैं। तो अगर आपका कोई और ट्रिक है या फिर आपको याद है, तो आप वहां से याद रख लीजिए। बट ये तरीका थोड़ा गलत है कि मैं एक आदमी का नाम कुत्ते के नाम से याद रख रही हूँ, बट ये मैंने ऐसे याद किया था। तो दो साइंटिस्ट का नाम आएगा, मैथियस लीडन, थियोडर सॉन, ठीक। मैथियस लीडन, थियोडर सॉन, ईयर है 1838, 1839, ठीक है। स्लीडन एंड सॉन ने क्या किया था, इन लोगों ने सेल थ्योरी दी थी, और इनके अकॉर्डिंग क्या था, देखिए जो आपके मैथियस लीडन थे ना, जो आपके मैथियस लीडन थे, इन्होंने क्या कहा, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ध्यान रखिएगा कि बॉटनिस्ट है कि जूलॉजिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, अब अगर बॉटनिस्ट है तो बॉटनी किसके ऊपर रिसर्च करेगा, ऑब्वियस है ना, बॉटनिस्ट है तो प्लांट के ऊपर करेगा, और अगर जूलॉजिस्ट है तो वो एनिमल के ऊपर करेंगे, सिंपल है। तो इन्होंने क्या किया, एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को लिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपका प्लांट है, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। मतलब जो आपके प्लांट्स हैं वो अलग अलग सेल से मिलकर के बने होते हैं, और यही सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स अलग अलग सेल से मिलकर के बने होते हैं, और यही सेल्स आगे चल करके टिश्यू बना लेते हैं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, एट अबाउट द सेम टाइम जो थियोडर सॉन थे, जिन्होंने 1839 में अपना रिसर्च किया था, तो इनके हिसाब से क्या था, इन्होंने पहले तो, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ना, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट है, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपना जो पहली बार इन्होंने स्टडी की थी, इनकी स्टडी थी एनिमल सेल के ऊपर। ध्यान रखिएगा, सॉन ने एनिमल सेल के ऊपर किया था, और मैथियस लीडन ने प्लांट्स के ऊपर। एक्चुअली जो सॉन है उन्होंने पहले एनिमल्स के ऊपर किया, फिर उन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी किया था, बट कंफ्यूज मत होइएगा, मैथियस लीडन ने सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया था। तो जब इन्होंने, सॉन ने क्या किया, जब इन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया, तो इन्होंने क्या पाया कि एक थिन आउटर लेयर होती है सेल के बाहर, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सेल वॉल आपका होता है प्लांट्स में, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी एनिमल्स में। हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है एनिमल्स में ना, एनिमल्स में जो बाहर थिन आउटर लेयर होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये किसने बताया था, ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था आपका थियोडर सॉन। इन्होंने क्या बोला कि सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसके बाद इन्होंने एक चीज और बताई है, इसके बाद इन्होंने और चीज बताई अपनी स्टडी के ऊपर, प्लांट के ऊपर स्टडी किया। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सेल वॉल है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स का, सेल वॉल प्लांट का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि आपका एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे स्वान ने क्या किया, हाइपोथेसिस प्रपोज किया। Swan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cells and product of cells। मतलब प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है, या तो वो सेल से मिलकर बनी होगी, या तो उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती है। तो बाद में क्या हुआ, जो मैथियस लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। बाद में स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दे दी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि यही था कि ये जो मैंने यहाँ पे बोला ना कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यही इनकी सेल थ्योरी थी। बट इनका सब कुछ तो ठीक चल रहा था तब तक जब तक कि ये नहीं बता पाए कि भाई सब कुछ तो ठीक है आपका, कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, बट सेल्स आ कहां से रही हैं। तो यहाँ पे उनकी थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद फ्रेम में आए एक और साइंटिस्ट, जिनका नाम था आपका रुडोल्फ वर्चू। इन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ वर्चू, और इन्होंने कहा ओमनीसेलुलर ए सेलुलर, और ईयर था 1855। मैथियस लीडन का ईयर 1838, स्वान का ईयर 1839,
और रुडोल्फ वर्च्यू का ईयर कौन सा है? 1855। इन्होंने क्या कहा? ओमनी सेलुला ए सेलुला। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कोई भी नई सेल आती है तो अपनी पुरानी सेल में डिवीजन के बाद आती है। मतलब एक सेल है उसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल आई, 2 सेल में डिवीजन हुआ तो 4 सेल्स आई, इस तरीके से डिवीजन होता है तब नई सेल्स आती है। इन्होंने क्या कहा? सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है ना। इन्होंने यही कहा कि सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अब इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी और मॉडर्न सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक तो ये है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एंड सेकंड ये है कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आया ओवरव्यू ऑफ सेल्स, ठीक है ना। ओवरव्यू ऑफ सेल, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक तो इन्होंने क्या लिया है, एक मिनट रुकिएगा, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड इन, हाँ इन्होंने क्या किया है, एक ओनियन सेल ली है, ओनियन पील लिया है, मतलब उसका ऊपर का पोर्शन छिलका लिया है। तो ऐसे ये आपका ओनियन है। इन्होंने क्या पाया कि बाहर आपका सेल वॉल होगा, अंदर वाला आपका सेल मेम्ब्रेन होगा। बट जब इन्होंने ह्यूमन की सेल ली, ह्यूमन की बेसिक सेल ली थी, ह्यूमन सेल में इन्होंने क्या देखा कि बाहर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंदर आपका ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ही आपका क्या होता है, यहां तक का पहले देख लेते हैं। You have earlier observed cell in an onion peel or human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structures. The onion cell, which is typically plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. मतलब बाहर सेल वॉल होगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। बट जब हम लोग ह्यूमन चीक सेल लेते हैं, तो इसके आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, वही सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन। Inside each cell is a dense membrane bound structure called the nucleus. न्यूक्लियस होता है, ये मैंने बोला था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियाई आर कॉल्ड, कहाँ गया न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, यहां से आप समझिए, इसके अंदर आपका क्रोमोसोम होता है और इसी क्रोमोसोम में आपका डीएनए होता है। इस तरीके से कुछ डीएनए होता है ना, क्रोमोसोम में डीएनए होता है और यही जो डीएनए है, ठीक है ना, यही डीएनए आपका क्या है, यही डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। यही डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। एक बात आपने भी नोटिस किया होगा कि मैं भूल गई थी कि कहाँ पे, जब मैं ऐसे कर रही थी तो मैं भूल गई थी कि हाँ मेरी कौन सी लाइन थी। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी पढ़िए तो नीचे से अंडरलाइन करते हुए चलिए ना, इसीलिए कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल था, जो जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, व्हेयरएज द सेल्स हैव लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। अब आप यहाँ से एक बात समझिए कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपका यूकैरियोट्स में भी, आपका प्रोकैरियोट्स में। तो न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड जो आपका न्यूक्लियस आपका सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होगा। तो जो आपका न्यूक्लियस है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, वो आपका यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता। तो एक बात आप यहां से समझिए कि जहां पे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आप नाम सुन लीजिए, जहां पे भी आपने नाम सुन लिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, वहां से आपको ये बात समझ जानी है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है तो मतलब यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा। सिंपल सी बातें समझ में आ गई। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है तो आपका प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। एक्सेप्ट टू एक्सेप्शंस, राइबोसोम वो आपका प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, और साथ ही साथ सेंट्रियोल आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है बट सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। इतना समझ में आ गया। और यही चीजें आपकी इतने में लिखी हुई है। जो चीज मैंने बस आपको एक बार समझना है, उसके बाद आपको सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा करना, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका सेल होता है, ठीक है, ये आपका सेल है, तो इस सेल के अंदर, ठीक है ना, इस सेल के अंदर यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म आपका प्रोकैरियोट में भी होगा और साइटोप्लाज्म आपका यूकैरियोट्स में भी होगा। और साइटोप्लाज्म वो जगह होती है जहां पे सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है ना। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both the plant and animal cell. अगर ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करी जाए तो देखिए इन्होंने क्या किया है, एक लिया गया है अपना, ये है आपका ओनियन सेल, ये आपका बाहर है सेल वॉल, अंदर वाला है आपका सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका, ये आपका ओनियन पील, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, ह्यूमन का सेल लिया है, ह्यूमन का सेल लिया है। इसमें इन्होंने क्या देखा कि आपका ह्यूमन का सेल है, ये आपकी बाहर की सेल मेम्ब्रेन है, अंदर ये जो है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या है, न्यूक्लियस में आपका है क्रोमोसोम,
और इसी क्रोमोसोम में आपका डीएनए होता है और यही डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। यही डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। यही चीज ये पूरे पैरा में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज पढ़िएगा एक बार कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ओनियन पील एंड चीक सेल अंडर द, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ओनियन पील और ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। लेट अस recollect their structures. The onion cell, which is typically plant cell, ठीक है, जो कि प्लांट सेल है, has a distinct cell wall as its outer boundary. मतलब जो प्लांट सेल है ओनियन का, ठीक है, उसमें उन्होंने बाहर क्या देख लिया, बाहर उन्होंने सेल वॉल देख ली और सेल वॉल के अंदर उन्होंने क्या देखी, सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स दैट हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। मतलब क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी गई है कि इनसाइड each cell is a dense membrane bound structure called the nucleus. This nucleus contains the chromosome which in turn called the genetic material DNA. ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cell, और सेल जिसके पास membrane bound organelle न्यूक्लियस नहीं होता वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। आप एक बात समझिए, अगर आपका membrane bound न्यूक्लियस है तो मतलब यूकैरियोट्स है, और अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो आपका प्रोकैरियोट है। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का क्या कॉन्सेप्ट है, आप ये बात समझिए। अगर आपने कहीं पढ़ लिया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब यूकैरियोटिक सेल, और अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। दो एक्सेप्शंस है, पहला है आपका राइबोसोम, दूसरा है आपका सेंट्रियोल। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, अब कहां पाया जाएगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, दोनों में पाया जाएगा। दूसरा है आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cell, whereas the lack of membrane bound nucleus are called prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, इसके बीच में जैसे मान लीजिए ये सेल है आपकी, एक मिनट रुकिएगा, मान लीजिए ये आपकी सेल है, ठीक है ना, इसके अंदर आपका यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो चाहे आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे आपका यूकैरियोटिक सेल है, आपको दोनों जगह साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। और साइटोप्लाज्म वो जगह होती है जहां पे सारी सेलुलर एक्टिविटी सेल की चल रही होती है, ठीक है ना। यही यहाँ पे लिखा गया है कि द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटी, है ना। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है ना। वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट एंड कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। मतलब वही ना, जब सारी चीजें उसके अंदर चल रही है जिसकी वजह से आपकी सेल लिविंग कही जाती है ना, कि आप लिविंग है। beside the nucleus the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called organelles। मैंने आपको बोला था membrane bound structures होते हैं जिसको organelles कहा जाता है, और वो आपके यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले। ये सारी चीजें आपकी कहां पाई जाएंगी, यूकैरियोटिक में होंगी, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगी। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। बट आपका ऑर्गेनेल है राइबोसोम, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, बट ये आपका कहां पाया जाएगा, ये आपका पाया जाता है यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, साथ साथ प्रोकैरियोट्स में भी आपका पाया जाता है। विद इन द सेल राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म। ये चीज आप आगे पढ़ोगे कि जो आपका राइबोसोम है, ठीक, वो सिर्फ आपका साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता और बहुत सारी जगह पाया जाता है, जिसमें से क्या कौन कौन सी चीज है, एक तो आपका ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, उसके अलावा ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा एंड रफियार में पाया जाएगा। कहाँ कहाँ, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफियार, ठीक है। ये सारी बात हो गई थी कहा कि यूकैरियोटिक सेल की ना, प्लांट्स में पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफियार पे भी आपका राइबोसोम देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए जो आपका एनिमल सेल है, एनिमल सेल कंटेन another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division, ठीक है ना। वही मैंने आपको बोला था, सेंट्रोसोम के अंदर आपके दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और ये भी आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और कहाँ पे पाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ पाया जा रहा है, एनिमल सेल में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए सेल डिफर greatly in size, shape and activity. For example, mycoplasma is the smallest cell और only 0.3 micrometer। ये चीजें ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज की कितना शेप रखा जा रहा है, कितना साइज रखा जा रहा है, ठीक है ना। जो आपकी माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा का साइज दिया गया है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है, जबकि बैक्टीरिया की साइज दी गई है
कितना 3 to 5 mm होता है। अब आप ये चीज देखिए, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे बनी हुई है कि आपका क्या बना है, आपका आरबीसी बना है राउंड एंड बाइकॉन्केव। ध्यान रखिएगा, एक तो आपको ये पूरा डायग्राम से पहचानना आना चाहिए कि कौन सी चीज आरबीसी है, कौन सी चीज आपका डब्ल्यूबीसी है, कौन सा कॉल्यूमनल एपिथेलियल बना गया है, कौन सा आपका ट्रैकिड है, कौन सा आपका मेसोफिल सेल है। ये सारी चीजें आपको समझ में आना है। वैसे इन सब में तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, आप कंफ्यूज कहाँ होगे, आरबीसी में और डब्ल्यूबीसी में। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी का शेप क्या दिया गया है, आरबीसी का शेप आपका दिया गया है राउंड एंड बाइकॉन्केव, और डब्ल्यूबीसी का दिया गया है अमीबॉइड। ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान रखिएगा बोला जा रहा है तो मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आया है और आ सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से। फिर आएगा आपका कॉल्यूमनल एपिथेलियम, इसका क्या है, लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, लॉन्गेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल आपका ऑस्ट्रिच का एग है। लार्जेस्ट मतलब साइज में बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। तो जो लॉन्गेस्ट है वो है आपका नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ट्रैकिड आपका इलोंगेटेड होता है। मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल है। इतना समझ में आ गया। इसके आगे आप देखिएगा, इसके आगे आपका लिखा गया है कि द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, वही ऑस्ट्रिच का एग होता है। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन आरबीसी, जो आपका ह्यूमन आरबीसी उसकी साइज दी गई है। डायमीटर एक्चुअली दिया गया, डायमीटर है आपका 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल होती है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, मतलब उनके शेप में भी वो अलग अलग होती है, जो कि यहाँ पे राउंड एंड ओवल हो रही है, कुछ इलोंगेटेड है, ये सारी चीजों की बात की गई है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब उनका शेप अलग अलग होगा, जिस तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से उनका सेल शेप होगा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ेंगे। एक बात और, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे थोड़ा सा है, जितना है उतना हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल है जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका क्या क्या आता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है, इसमें एक तो आपका बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, माइक्रोप्लाज्मा आएगा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। क्या क्या आएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, छोटी होती है और बहुत ज्यादा तेजी से डिवीजन करती हैं इन कंपैरिजन यूकैरियोटिक सेल। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। 4 तरीके की शेप पढ़ते हैं हम लोग बैक्टीरिया की, जिसमें से पहला आपका है, ये देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल आता है, जिसमें से पहला है आपका बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप का। इतना समझ में आ गया। इसका देख, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थो प्रोकैरियोट्स एक्सिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, जबकि जो उनका शेप और फंक्शन है वो अलग अलग होता है, फिर भी वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं ना। इसके अलावा क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा गया है कि जो आपके ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा में आपके सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। न जाने कितनी बार सवाल आ चुका है और मे भी आगे पूछा जाए, हालांकि बहुत ईजी है, सबको ध्यान होगा बट आपको कोई भी चीज आसान कह के नहीं छोड़ देनी है। तो माइकोप्लाज्मा होती है जहां पे सेल वॉल नहीं होती, बाकी सारे प्रोकैरियोट्स में आपके सेल वॉल देखने को मिलेगी। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज द साइटोप्लाज्म। पहले ही था साइटोप्लाज्म आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट था। देयर इज ए नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसको हाईलाइट कर लीजिए। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड नॉट इन्वेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप नहीं होता है। इन एडिशन द जीनोमिक डीएनए क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। सिंगल क्रोमोसोम का सर्कुलर डीएनए होगा। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। आप यहां से देखिए, जैसे आपका ये आपका बैक्टीरियल सेल है ना, इसके आगे आप इतना सा समझिए, एक तो आपका यहाँ पे आपका एक डीएनए होगा, ये आपका जीनोमिक डीएनए है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और डीएनए होते हैं जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बायोटिक वाले पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। उसी को प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है ना, उसी को प्लाज्मिड कहा जाता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ सच बैक्टीरिया। जैसे एक उनका कैरेक्टर होता है कि वो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरिया
DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. ये हम लोगों ने पढ़ लिया. No organelles like the one in eukaryotes are found in prokaryote cell except the ribosome. कोई भी ऑर्गेनेल ऐसा नहीं होता जो आपका यूकैरियोटिक में पाया जा रहा है और प्रोकैरियोट में भी पाया जाए. सिर्फ एक राइबोसोम इकलौता ऐसा ऑर्गेनेल है जो आपका प्रो और यू दोनों में आपका देखने को मिलता है. यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि नो ऑर्गेनेल लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट द राइबोसोम. प्रोकैरियोट्स के पास एक कुछ अलग स्ट्रक्चर्स होती है जिससे प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडी आपको देखने को. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी. इंक्लूजन बेसिकली स्टोरेज का काम करता है. ठीक है, एक आपका इंक्लूजन बॉडी पाया जाएगा. ये अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एक तो आपका इंक्लूजन बॉडी पाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा. इंक्लूजन बॉडी होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है. इसके अलावा साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम पाया जाता है. मीजोसोम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है. आगे हम लोग एक और सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन पढ़ेंगे जिसको क्रोमैटोपोर कहा जाता है. ठीक, मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स. मीजोसोम आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. जो काम अपना माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना यूकैरियोट्स में, वही काम मीजोसोम प्रोकैरियोट्स में करता है. इतना समझ में आ गया? दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. कौन सी है? एक मिनट. जो आपका मेसोसोम है वो इनफोल्डिंग है आपकी सेल मेम्ब्रेन का. ठीक है ना. इसके आगे देखिए सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. ध्यान रखिएगा, ये हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं. इसमें क्या लिखा है कि जो आपका क्या मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप ना. इनका आप देखिएगा इनका ऐसे होता है. जैसे मान लीजिए कि आपका है ये जो आपका आउटर है ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स है. उसके बाद आपका सेल वॉल होता है, इनर वाला आपका सेल मेम्ब्रेन होता है. इस तरीके से होता है. ठीक है ना. आउटर का ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर आपका सेल वॉल है, फिर आपका सेल मेम्ब्रेन है. यही चीज यहाँ पे लिखी गई है. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर. द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगा, फिर होगा आपका सेल वॉल, फिर होगा आपका सेल मेम्ब्रेन. Although each layer is of the envelope perform the distinct function, they act together as a single protective unit. सारे जितनी भी चीजें ग्लाइकोकैलिक्स हो, सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, ये इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. बट अकेले अगर इसको आपस में मिला दिया जाए तो ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं ना. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. इसके अलावा ये चीज देखिए जो लिखी है कि बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure. ना देखो, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है. मान लीजिए आपने एक बैक्टीरिया को लिया, आपको उसको देखना है. ठीक है ना. आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है. ठीक है. अब क्या वो आपको दिख जाएगा? तो जवाब आएगा नहीं. जो आपका बैक्टीरिया होता है वो आपका देखने में पानी जैसा लगता है, कलरलेस होता है. तो अगर आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, सबसे पहले तो आपको उसको क्रिस्टल वॉयलेट डाई से कलर करना होगा. आपने उसको उसके ऊपर डाई डाल दिया, उसके बाद आपको उसको अल्कोहल से धुलना होगा. जब आप उसको अल्कोहल से धुल देते हो, उसके बाद जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो, अगर आपको कलर दिख रहा है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर दिख रहा है, तो मतलब वो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. बट अगर आपका क्रिस्टल वॉयलेट कलर नहीं दिख रहा है तो उसके बाद उसके ऊपर वापस से एक और डाई डाली जाती है जो कि पिंक कलर की होती है. और अगर वो पिंक कलर को दिखा रहा है तो मतलब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. तो अगर क्रिस्टल वॉयलेट कलर आ रहा है मतलब वो स्ट्रेन को ले लिया तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. बट अगर वो पिंक कलर का दिखा रहा है तो मतलब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इतना सिंपल से समझ में आ गया. यही चीज यहाँ पे लिखी गई है. स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इसके बाद देखिए ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस. ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन और थिकनेस में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. एक होगा आपका स्लाइम लेयर, एक होगा आपका कैप्सूल. अगर थिन और लूज है तो मतलब स्लाइम लेयर है, और अगर टफ है और थिक है तो मतलब वो आपका कैप्सूल है, उसको कैप्सूल कहा जाएगा ना. यही चीज यहाँ पे लिखी गई है. इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर एंड इट कुड बी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल. ठीक. इसके बाद लिखा गया द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट. जो सेल वॉल है आपका, एक तो सेल का शेप प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है ताकि बैक्टीरिया कोलैप्स या ब्रस्ट ना करे. यही चीज यहाँ पे लिखी गई है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग. इसके बाद देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटर वर्ल्ड. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चर. जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, जैसा आपका सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में है वैसा ही सेल मेम्ब्रेन आपका यूकैरियोट्स में. सेल मेम्ब्रेन में कुछ खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो या आपका यूकैरियोटिक सेल है. इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. ठीक है. these extensions are from vesicles. एक तो ये vesicles के फॉर्म में होता है. ठीक है. और दूसरा आपको ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, और ये आपका लैमेली के फॉर्म में भी देखने को मिलता है. अब जो मेसोसोम है कहाँ का एक्सटेंशन है? सेल मेम्ब्रेन का. ठीक है. दे हेल्प इन सेल वॉल. ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा, सवाल आ चुका. दे हेल्प इन
cell wall formation, DNA replication, distribution to the total cells. They also help in respiration, secretion process. सारे इसके फंक्शन ध्यान रखिएगा कि ये क्या क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, सिक्रेशन कराता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन करता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ये सारे काम भी मतलब सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करेगा। आप सिंपल सी एक बात समझो ना, जैसे मान लीजिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सॉरी ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और वहीं पे ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लिया, ठीक, तो ये जो फोल्डिंग कर लिया, तो अब आपका सेल मेम्ब्रेन इतना इसका एरिया आ गया, पहले आपका सिर्फ इतना था, तो ऑब्वियस है ना, तो इसका सरफेस एरिया पहले से बढ़ गया। तो मेसोसोम क्या करता है, सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म दैट इज क्रोमैटोपोर। ध्यान रखिएगा कि एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि लेकिन सिर्फ आपका साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, वो है आपका क्रोमैटोपोर जो कि पिगमेंट कंटेन करता है। ध्यान रखिएगा, दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़े, पहला पढ़ा मेसोसोम और दूसरा पढ़ा क्रोमैटोपोर, ठीक है। मेसोसोम सारे प्रोकैरियोट्स में देखने को मिल रहा है, बट जो आपका क्रोमैटोपोर है, एक मिनट रुकिएगा, जो आपका क्रोमैटोपोर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या लिखा है कि बैक्टीरिया या तो आपका मोटाइल हो सकता है या तो आपका नॉन मोटाइल है। अगर मोटाइल है तो नॉर्मल है कि अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला है, नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि आप जो आपका बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला, ठीक है, सेल वॉल से थिन एक्सटेंशन होता है, इसी को फ्लैजिला कहता है। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियम फ्लैजिला इज ए कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। ऐसे देखिए, ऐसे होता है, ये है, ये आपका फ्लैजिला है, तो ये आपका फिलामेंट होता है, ये आपका बेसल बॉडी है, ये पॉइंट आपका हुक है। हुक क्या करता है, आपका फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो आपका हुक है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ठीक है ना। हुक आपका बेसल बॉडी एंड फिलामेंट को कनेक्ट करके रखता है। बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्री भी होता है। एक मिनट रुकिएगा। बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया, डू नॉट प्ले इन रोल ऑफ मोटिलिटी। पिलाई एंड फिम्ब्री भी होता है, ठीक है, सरफेस जैसे ये है ना, इसके ऊपर आपका बैक्टीरिया का सरफेस, इसी के ऊपर आपका पिलाई और फिम्ब्री देखने को मिलेगा, लेकिन उनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है। इसके साथ ही पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। वहीं पे फिम्ब्री स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, मतलब जैसे आपका ब्रश है ना, तो ब्रश की तरीके से आपको देखने को मिलेगा ना। स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्टीम एंड टू द होस्ट टिश्यू। या तो ये होस्ट टिश्यू के ऊपर अटैच करने में हेल्प करते हैं, या तो ये मान लीजिए उनको कहीं पत्थर पे लगना है, ठीक है, तो वो उसकी हेल्प से लग जाते हैं, और साथ ही साथ होस्ट टिश्यू के ऊपर लगना है तो वो उसी तरीके से पिलाई या फिम्ब्री की हेल्प से लग जाते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। आप ऐसे देखिए ना, मान लीजिए ये है, ये आपका फिम्ब्री है, ब्रश लाइक, ब्रिस्टल लाइक, यहीं पे आपका ये पिलाई है। आप समझ में आ गया। फिम्ब्री नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, पिलाई नंबर में बहुत ज्यादा कम होंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके आगे देखिए राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम अभी आपको इसके आगे भी देखने को मिलेगा, जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे वहां पे भी राइबोसोम पढ़ते हैं, और इंक्लूजन बॉडी तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगा। देखिए जो राइबोसोम है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 12 नैनोमीटर इन साइज, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में, एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50S एंड 30S। ये देखिए, ये आपका राइबोसोम है, मान लीजिए ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो आपका यहाँ पे राइबोसोम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना, साइटोप्लाज्म में भी होगा बट आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका राइबोसोम लगा होता है। और ये राइबोसोम कौन सा होगा, 70S टाइप का होगा, और इसकी सब यूनिट क्या क्या है 50S एंड 30S। और देखो जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल का, इसका सब यूनिट होता है 60S एंड 40S। आप एक ध्यान लर्न कर लीजिए, दूसरा आपको इजीली हो जाएगा। अगर आपको 50 और 30 याद है तो 10-10 बढ़ा दीजिए, 60 और 40 कर दीजिए, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका साइज क्या होता है, 15 से 20 नैनोमीटर होता है ना, 15 से 20 नैनोमीटर होता है। वही चीज आपकी यहाँ पे लिखी है कि 15 से 20 नैनोमीटर की साइज होती है, साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता है, एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50S एंड 30S। एस को सेटबैक यूनिट या सेगमेंटेशन रेट कहा जाता है, डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है, which when present together form an 70S prokaryotic ribosome. Ribosome are the site of protein synthesis. Several ribosome attached to the सुनो, जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, बट अगर आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये आपका है, ये आपका mRNA है,
ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका mRNA है, mRNA है। mRNA के ऊपर इस तरीके से आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं। दो बोली इसलिए है क्योंकि दो सब यूनिट्स होते हैं ना, इस तरीके से राइबोसोम देखने को मिलते हैं। यही राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब आपके लिए थोड़ा जी होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA। मतलब जो आपका mRNA है, mRNA आपका एक होगा, बट जो राइबोसोम्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA टू फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। मतलब ये जो पॉलीसोम है यही क्या करता है, एक मिनट रुकिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA टू प्रोटीन, mRNA से प्रोटीन बनवाता है। ये जो राइबोसोम है पॉलीसोम का, यही mRNA से प्रोटीन बनवाता है, ठीक। तो राइबोसोम में आप ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, अभी हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी में आप ये समझिए कि इंक्लूजन बॉडी में क्या होता है जैसे मान लीजिए ये आपकी एक सेल है, ये आपकी एक सेल है, ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल। इसके अंदर इस तरीके से कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे होता है आपका फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ठीक है, ग्लाइकोजन, ये सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं ना। और साथ ही साथ यहाँ पे गैस वैक्यूल होता है। ये आपके साइटोप्लाज्म में आपको फ्रीली देखने को मिलेंगे ना। तो देखो नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको फॉस्फेट ग्रेन्यूल है मतलब फॉस्फेट को स्टोर कर रहा है ना, साइनोफैक्सिन ग्रेन्यूल मतलब प्रोटीन को स्टोर करेगा, न्यूक्लिक एसिड को करेगा, और साथ ही साथ अगर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है मतलब ग्लाइकोजन को करेगा, और गैस वैक्यूल इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इंक्लूजन बॉडी में क्या है, द रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल फ्रीली पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं, एंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जांपल क्या, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, एंड जो गैस वैक्यूल है, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड, ध्यान रखिएगा इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि गैस वैक्यूल कहाँ पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बायोएंसी में आपका हेल्प करते हैं ना। कहाँ पाए जाते हैं आपके, ये आपके पाए जा रहे हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जा रहे हैं। कलर से कंफ्यूज मत हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो पर्पल को पिंक बना करके आपको सवाल गलत करा दे। ध्यान रखिएगा, एक तो आपको ब्लू ग्रीन में पाए जा रहे हैं, दूसरा पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जा रहे हैं। इसके बाद अब आपका आएगा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है पढ़िएगा एक बार, द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, इसमें प्रोटिस्ट आएंगे सारे, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे और फंगस आएंगे। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल possesses an organized nucleus with in nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दियर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जैसे जो आपका प्रोकैरियोटिक था वो आइडेंटिकल थे, बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो आपका आइडेंटिकल नहीं है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये जो जितनी भी चीजें लिखी गई है ना, ये आपके प्लांट सेल के बारे में लिखी गई है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है आपका सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल में आपका एब्सेंट होगा। और साथ ही साथ उसी तरीके से जैसे ये सारी चीजें प्लांट में है एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं, उसी तरीके से आपका एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि आपके प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। इतना समझ में आएगा। इसके बाद देखिए ये जो आपका डायग्राम बना है, ये है आपका प्लांट सेल, ये है आपका एनिमल सेल। तो जो आपका प्लांट सेल है यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है, ठीक है, ये आपका वैक्यूल देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपका वैक्यूल एब्सेंट होगा। यही सारी चीजें होती है। ये आपका डायग्राम अगर आपको देखने को मिल जाए ना, आप सिंपल सा वैक्यूल से समझ जाइएगा कि हाँ ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है ना। ये पूरा एक पेज पे बनाया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ाया गया है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद जाकर के सेल मेम्ब्रेन की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी किया गया था। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane। किसके ऊपर किया गया था, ह्यूमन आरबीसी के ऊपर। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein। एक्चुअली ये क्या क्या होता है इसमें, इसमें होता है आपका लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीजें होती है ना। तो क्या लिखा गया है इसमें,
लिपिड एंड प्रोटीन, कार्ब्स भी होता है, और साथ ही साथ द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना, मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द, देखिए इसको ऐसे लिखा गया है, आप ये समझिए कि ये आपका फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, ये आपका फॉस्फोलिपिड है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग है, हेड हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। जो इसका टेल है, टेल होता है हाइड्रोफोबिक, टेल होता है हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर है, ठीक है, वाटर लविंग नहीं होता है, मतलब पानी देख करके ये आपका दूर भागता है, यही चीज है आपका। इसके बाद आप समझिए, जब हम लोग जैसे मान लीजिए जब सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये आपका अगर फॉस्फोलिपिड यहाँ पे लगा दिया गया, मान लीजिए ये आपका फॉस्फोलिपिड यहाँ पे लगा दिया गया, तो अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी आपका पानी होता है, साइटोप्लाज्म में भी आपका पानी है। ये आपका हाइड्रोफोबिक, जो इसका टेल है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है ना, नॉन पोलर नेचर का, तो जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये फॉस्फोलिपिड को दूर भेजेगा, दूर फेंकेगा, तो जब ये फॉस्फोलिपिड को दूर फेंकेगा तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है कंप्लीटली, जिसकी वजह से कि जब भी सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है, जैसे देखिए इस तरह की बाई लेयर पाई जाएगी। अब आप यहां से एक बात समझिए कि देखिए ये जो आपका हेड है, ये जो आपका हेड है, इधर इधर हेड आपका आउटसाइड हो गया, टेल आपका इनसाइड हो गया, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए जो आपका हेड है, हेड अब आपके साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में, और हेड तो आपका नॉर्मल है, वो तो पानी से दूर भागता ही नहीं है, तो हेड आपका जब पानी के कांटेक्ट में है तो इस तरीके से जब बाइलेयर लगाएंगे फॉस्फोलिपिड की, तब जाकर के सेल मेम्ब्रेन बनाता है। इसीलिए हर जगह पे क्या लिखा रहता है कि जो लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। अब देखिए पोलर हेड इसका आउटसाइड होगा और टेल आपका इनसाइड होगा, ध्यान रखिएगा। ये आप डायग्राम याद कर लो ना, आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे कि कौन सी चीज कहाँ पे होती है। जो आपका हेड है ये आपका आउटसाइड है, टेल आपका इनसाइड है, ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स आर outside the inner part, ठीक है। द इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द, इससे क्या होता है कि ये जो टेल है ना, ये टेल ये आपका सेफ रहती है, क्योंकि एक्वस के कांटेक्ट में आया ही नहीं है ना, पानी के कांटेक्ट में आया ही नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है फॉस्फोलिपिड के साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड तो होगा, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लिपिड में फॉस्फोलिपिड भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा। इसके बाद देखिए लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या बोला था, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। देखो जैसे अलग अलग टाइप की सेल होगी तो उसमें प्रोटीन और लिपिड वेरी करेगा कि किसमें कितना पाया जा रहा है, किसमें कितना पाया जा रहा है, क्या उसका परसेंटेज है। इसके अलावा क्या लिखा, द ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी होता है, हैज अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड। इसको हाईलाइट कर लीजिए कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी में 52% आपका प्रोटीन है और 40% आपका लिपिड है। ये समझिएगा, ये आपका आरबीसी लिखा है, ठीक है। आरबीसी को ही आपका एरिथ्रोसाइट का उसका नाम है आरबीसी। आरबीसी में आपका 52% तो आपका प्रोटीन होता है और 40% आपका क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन होगा, दूसरा का पेरिफेरल प्रोटीन होगा। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपका पेरिफेरल प्रोटीन है तो मतलब आपका पेरीफेरी भी पाया जाएगा। अगर आपका इंटीग्रल प्रोटीन है तो या तो वो आपका सरफेस पे होगा, ठीक है। ये क्या लिखा है, इंटीग्रल प्रोटीन दो टाइप के होगा, या तो वो पार्शली या टोटली बरीड होगा, या तो वो आधा बरीड होगा, या तो वो पूरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होगा ना, जो आपकी बाई लेयर थी उसके अंदर या तो कंप्लीटली छुपा हुआ होगा अंदर की तरफ होगा, या तो आधा अंदर की तरफ होगा। ये आपको क्या दिख रहा है ना, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। आपको समझ में आ रहा है, इसको हाईलाइट कर दीजिए कि पेरिफेरल प्रोटीन इंटीग्रल है, पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन है पार्शली या टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। इतना समझ में आ गया, पेरिफेरल प्रोटीन बाहर होगा, इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली या टोटली बरीड होगा ना सेल मेम्ब्रेन में। इसके बाद देखिए एन इम्प्रूव्ड मॉडल of structure of cell membrane was proposed by Singal and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model, ठीक है। क्या नाम था साइंटिस्ट का, सिंगल एंड निकोलसन, ईयर था 1972, ईयर क्या है 1972, और मॉडल का क्या नाम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने क्या कहा था, इनके अकॉर्डिंग क्या था, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, जो लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, ठीक है, लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है मतलब सेमी सॉलिड, अनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। इन्होंने क्या बोला था, प्रोटीन का जो लैटरल मूवमेंट था, प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट होता है पूरी बाइलेयर में। ये किसने बताया था, सिंगल एंड निकोलसन ने, ठीक। तो यही इन्होंने क्या बोला था
कि द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। मतलब जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, उसी की वजह से प्रोटीन का पूरी लेयर में, पूरी बाइलेयर में लैटरल मूवमेंट हो पाती है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, एक मिनट, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ intercellular junction, secretion and endocytosis, cell division etc. One of most important function of the plasma membrane is the transport of molecule। एक तो आपका ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, एक तो आपका सेल मेम्ब्रेन क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें आपकी एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है, प्रोटीन पंप चाहिए होते हैं, बट वहीं पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आपकी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल आपका हाई कंसंट्रेशन से हो जाता है। हाँ, हाई से लो कंसंट्रेशन जाएगा, है ना। देखिए, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient। along, देखो अगर along होगा, along का क्या मतलब है, हायर कंसंट्रेशन, इसको हाईलाइट कर लीजिए। along concentration gradient का मतलब है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कोई भी चीज है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, तो वो along जा रही है, मतलब उससे किसी भी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसको क्या बोला जाएगा, अगर वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है तो मतलब कंसंट्रेशन के along जा रही है ना। इसके बाद देखिए कि वाटर की बात अगर करी जाएगी, जो आपका पानी है, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस, जो वाटर का मूवमेंट होगा डिफ्यूजन के थ्रू, उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन of the membrane to facilitate their transport across the membrane, the membrane their concentration gradient from lower to higher। अगर lower to higher जाए, इसको ऐसे ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका है, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू, कोई भी चीज मूव कर रही है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में, और अगर पैसिव है तो वो मूव कर रही है आपका हाई कंसंट्रेशन टू मूव करेगा लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अगर लो टू हाई मूव कर रहा है तो मतलब अगेंस्ट, हमें एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और अगर हाई टू लो करेगा तो नॉर्मली कोई भी चीज अगर हमें सीढ़ी से नीचे गिरा देनी है तो एनर्जी तो लगी ही नहीं, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। यही चीज आपकी यहाँ पे पूरा इतने में लिखी गई है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अगर अलॉन्ग है, ठीक है, अलॉन्ग है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और अगर अगेंस्ट है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें आपको प्रोटीन पंप की जरूरत होगी और कभी कभी एनर्जी की भी जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया सेल वॉल के बारे में बताया गया है। तो सेल वॉल के बारे में क्या बताया गया है कि यू में रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, मतलब बहुत टफ होता है, कॉल्ड द सेल वॉल, फॉर्म एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगस प्लांट। मतलब प्लांट और फंगस का आउटर मेम्ब्रेन आपका क्या होता है, आपका सेल वॉल होता है, उसके बाद आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल सपोर्ट, डैमेज एंड इन्फेक्शन। मतलब एक तो आपको ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये सेल को, साथ साथ डैमेज होने से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद देखिए एल्गी हैव ए सेल वॉल मेड अप ऑफ, ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज किससे मिल करके बनी होती है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो आपका प्लांट है, प्लांट मिलके बना है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ठीक, एल्गी किससे मिलके बनी है, एल्गी लिखा गया है सेलुलोज, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस एंड मैनेंस। ऐसे ना इसको अलग करके लिखिएगा, एंड मैनेंस। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं, मिनरल में जो आपका मेन मिनरल है उसका नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हाईलाइट कर दीजिए कि एल्गी हैव ए सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेड, मैनेंस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइल अदर प्लांट इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन एंड प्रोटीन। और साथ ही साथ जो आपका फंगस है, फंगस काइटिन का होता है, और जो आपका बैक्टीरियल सेल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है ना। अब देखिए, तो सेल वॉल ऑफ ए यंगर प्लांट, द सेल, द प्राइमरी वॉल होता है जो कि कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए, विच ग्रेजुअली द सेल मेजर सेकेंडरी वॉल। देखो, जब पहले आपका यंग प्लांट है उसमें प्राइमरी वॉल होगा, उसके बाद उसमें जब सेकेंडरी वॉल बनती है, जो सेकेंडरी वॉल होती है वो आपकी इनसाइड द सेल होती है। ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपकी इनसाइड द सेल है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। द मिडिल लैमेला, अब आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका दो सेल है, ये आपका दो सेल है, ठीक, तो ये जो यहाँ पे ग्लू है, मतलब दो सेल को जो आपस में कनेक्ट करने वाला है, ये आपका मिडिल लैमेला है, ठीक है, और ये चीज ये आपका प्लाज्मा डेस्मेटा है।
जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है वो प्लाज्माडेस्माटा है और ग्लू आपका मिडिल लैमेला है। ये चीज यहाँ पे क्या लिखी गई है, द मिडिल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट की लेयर होती है विच होल्ड द और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। मतलब जो दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है, ग्लू की तरह काम करता है, वो होता है आपका मिडिल लैमेला। द सेल वॉल, इसके आगे क्या लिखा गया है, द सेल वॉल and middle lamella may be transferred by plasmadermata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। मतलब ये देखो, ये जो ये पोर्शन दिया गया, एक सेल ये है, ठीक है ना, एक सेल आपका ये, एक सेल ये सेल आपस में जुड़ कैसे, इसको साइटोप्लाज्म कैसे कनेक्ट हो रहा है, प्लाज्माडेस्माटा की हेल्प से हो रहा है। इतना समझ में आ गया। अब आता है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये बताया गया है कि जो भी ऑर्गेनेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके, मतलब आपस में मिलजुल के काम करेंगे, उनके फंक्शंस आपस में कहीं ना कहीं लिंक होंगे, उनको आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रख दिया जाएगा। और जो ऑर्गेनेल्स जो कि जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा जाएगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल है, पहले आपके 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं। पहले आपका ईआर है, फिर आपका गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल है। लर्न करने का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ लो कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा ईजी एलवी, ठीक है, मेरे को भी ऐसे ही ध्यान है। ई से ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है ना, चारों चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपको इसको इस तरीके से समझना है कि मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी को रोटी बनाना है, रोटी बनाने के लिए आटा लगाना पड़ता है, रोटी को बेलना पड़ता है, फिर उसको तवे पे सेका जाता है। मान लीजिए आपकी दीदी है, उन्होंने आटा लगा लिया, आपने रोटी को बेल दिया, आपकी मम्मा ने रोटी को सेक दिया। आपकी मम्मी अकेले रोटी नहीं बना रही है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी बहन के, आपकी मम्मी के फंक्शंस आपस में लिंक कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी मम्मी, आपकी दीदी है, वो आटा लगा रही हैं, आप हैं, आप रोटी बेल रहे हैं, आपकी मम्मा रोटी सेक रही है, तो मतलब आप सबके फंक्शंस कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं, तब जाकर के आपकी फाइनल प्रोडक्ट आपका रोटी बन रहा है। मतलब इसी तरीके से कुछ चीजें सेल के अंदर भी होती हैं जो आपस में मिलकर काम करेगा, फंक्शंस उनके लिंक होंगे, कोऑर्डिनेट मैनर में होंगे, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएंगे, और जिनके नहीं होंगे वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हाईलाइट कर लीजिए कि while each of the membrane organelle is distinct in the terms of its structure and functions, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated। क्योंकि उनके functions कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं, इसलिए उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बोला जाता है। The endomembrane system included इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, दूसरा गोल्जी बॉडी है, फिर लाइसोसोम है, एंड देन आपका वैक्यूल है। सिंस द फंक्शन ऑफ द, इसके बाद ये देखिए क्या लिखा है, सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इसलिए ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं रखे गए हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ आपके 4 ऑर्गेनेल्स। इतना समझ में आ गया। इसके बाद एक एक करके हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं कि हाँ पहला कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा है। अगर आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझना है तो आप एक बार इस तरीके से समझिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई ऑर्गेनेल है, ये आपका कोई ऑर्गेनेल है, इस ऑर्गेनेल ने कोई तो केमिकल बनाया, ठीक है, इस केमिकल को इसने किसी और ऑर्गेनेल के पास भेजा, है ना। अब ये ऑर्गेनेल क्या कर रहा है, ये ऑर्गेनेल इस केमिकल को मॉडिफाई करके किसी और ऑर्गेनेल के पास भेज रहा है। आप ये समझिए, जैसे ये वाला ऑर्गेनेल, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ठीक, तो ये क्या ये पहले से ही रेड कलर का केमिकल था? नहीं, इसको ये जब बना था, जब इसको इस ऑर्गेनेल ने बनाया था, ये कलर में ब्लू कलर का था, इसको इस ऑर्गेनेल के पास भेजा गया, तब इसने चेंज किया, तो जो फाइनल में आपका रेड कलर का केमिकल आया वो आपके थर्ड ऑर्गेनेल के पास गया। मतलब कोई ऑर्गेनेल कुछ बना रहा है, वो वहां से किसी और ऑर्गेनेल के पास जा रहा है, फिर वो ऑर्गेनेल उसको मॉडिफाई करके कहीं और भेज रहा है। मतलब इन सारे ऑर्गेनेल के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। इसी तरीके से जब आप ईआर पढ़ोगे, अभी आगे आप गोल्जी बॉडी का फंक्शन पढ़ोगे, तो वहां पे क्या है कि एक तो ईआर आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस आपका ईआर में होगा। ईआर क्या करेगा, प्रोटीन और लिपिड को क्या करेगा, गोल्जी बॉडी में भेजेगा। गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ईआर प्रोटीन और लिपिड को लेगा और वहां से उसको या तो वहां भेज देगा जहां पे उसकी जरूरत है, या तो उसको सेल के बाहर भेज देगा। किस फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में। इतना समझ में आ गया। मतलब ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे, किसी उनके पास ऑर्गेनेल ने कुछ और बना के भेजा, वो उसको चेंज करेंगे, केमिकली मॉडिफाई करके किसी और ऑर्गेनेल के पास भेज देंगे। यही सारी चीजें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होती हैं। तभी जैसे ईआर और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन सबके फंक्शंस कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं। एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो पहला है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस में
न्यूक्लियस से ही लगा आपका ईआर होता है। ये आपको दिख रहा है ना, न्यूक्लियस से ही लगा है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से आपका ईआर लगा हुआ होता है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम, नेटवर्क के रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है। इसको ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह तो दिया गया, तो ये इतना जो पोर्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, अपने स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, जिसमें से पहला जो अंदर का है इसको बोलता है ल्यूमिनल, और जो बाहर का है साइटोप्लाज्म में उसको बोलता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ये देखिएगा कि ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेसेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, दैट इज ल्यूमिनल जो कि ER के अंदर है, एंड सेकंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म में है, जो साइटोप्लाज्म है। आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी है। देखो ल्यूमिनल मतलब ER के अंदर है ल्यूमिनल, ER के बाहर है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और ER के बाहर मतलब कहाँ, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है ना, तो वो आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा। ER देखो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कुछ ER के बाहर ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बट ये कुछ ER है जिसके बाहर आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये जो आपके गोल गोल से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपके राइबोसोम है, ये आपके राइबोसोम है, यहाँ पे लिखा गया ना, ये आपके राइबोसोम है। और जो आपके राइबोसोम है ये आपके सिर्फ और सिर्फ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही पाए जाते हैं, स्मूथ पे नहीं पाए जाते। तो ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पे आपको राइबोसोम देखने को मिल रहा है, और जहां पे आपको राइबोसोम देखने को नहीं मिल रहा है वो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये सब आपका लिखा है। और स्मूथ में क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है ना। अब एक बार रीड कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ER often shows ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called the rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. मतलब जहाँ पे राइबोसोम है वो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे आपका राइबोसोम नहीं है वो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगी वहां पे आपका रफ ER ही पाया जाएगा। और ये एक तो आपका प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, दूसरा आपका सेक्रेशन कराएगा। अब अगर बात करें स्मूथ ER की, स्मूथ ER क्या करते हैं, स्मूथ ER क्या करेंगे, ये साइट होते हैं किसके सिंथेसिस का, लिपिड के सिंथेसिस, और साथ ही साथ एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन की सिंथेसिस भी कहाँ पे होती है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो रफ ER इसके बारे में क्या लिखा गया है कि दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है। आपने यहाँ पे क्या सीखा कि सॉरी, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस से लगा हुआ होता है ना। अब जो ER खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा अपने इनर स्पेस को, जो ER के अंदर है उसको ल्यूमिनल कहेंगे, जो ER के बाहर है साइटोप्लाज्म में उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहेंगे। कुछ ER के ऊपर आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सेक्रेशन होता है। बट जहां पे आपको राइबोसोम देखने को नहीं मिलेंगे उसको स्मूथ ER कहते हैं, और वहां पे लिपिड की सिंथेसिस होती है और स्टेरॉइडल हार्मोन की सिंथेसिस होती है। इतना समझ में आ गया, यही बस इतनी सी चीज आपकी यहाँ पे ER में दी हुई है। इसके अलावा देखिए जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, ER में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से इसने कोई प्रोटीन बना के भेजा, ठीक है, कोई प्रोटीन भेजा, और ये प्रोटीन आपकी किसके फॉर्म में होती है, प्रोटीन आपकी होती है वेसाइकल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होती है, वेसाइकल्स के फॉर्म में, ठीक। ये वेसाइकल कहाँ आता है, ये आएगा इसका गोल्जी बॉडी के, ये इसका सिस फेस है, ये इसका ट्रांस फेस है। ये सब आपका गोल्जी बॉडी में लिखा गया है, कंफ्यूज मत होइए, आप मोटा मोटा समझिए कि क्या हुआ कि जो प्रोटीन आपका बना कहाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो वेसाइकल्स के फॉर्म में कहाँ आ गया, सिस फेस में, किसके, गोल्जी बॉडी के पास। आप समझिए जो प्रोटीन वेसाइकल्स के फॉर्म में बना वो आपके गोल्जी बॉडी के पास आ गया, गोल्जी बॉडी ने क्या किया, उसको वहां से या तो मॉडिफाई करके सेल के पास भेज दिया या तो सेल के बाहर भेज दिया, ठीक। अब ये जो गोल्जी बॉडी है ये कहीं ना कहीं से उसको रिसीव करेगा, कहीं ना कहीं से इसको छोड़ेगा। तो जहां से गोल्जी बॉडी आपकी इस प्रोटीन को रिसीव करता है, लेता है, वो गोल्जी बॉडी का सिस फेस होता है, और जहां से वो उसको चेंज करता है, मॉडिफाई करके सेल के पास भेजेगा या तो सेल के बाहर भेजेगा, वो उसका ट्रांस फेस होता है, यानी कि मैच्योरिंग फेस होता है, जहां से आपका जो भी आपने बनाया है वो कहीं और चला जाता है। यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप देखिएगा। एक तो साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम लिया गया कैमिलो गोल्जी, ईयर है 1898, ठीक है ना, मत भूलिएगा ईयर
और नाम मत भूलिएगा। क्या है? कैमिलियो गोल्जी 1898 में क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या लिखा है कि न्यूक्लियस के पास आपका क्या होता है? गोल्जी बॉडी होती है, बट ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस के पास आपका ER है, ER के पास ही आपका, जैसे आपको यहाँ पे बना दिख रहा है ना, ऐसा ही आपका साइटोप्लाज्म में ऐसा होता है। पहले आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से लगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी के पास में आपका गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्यों है? क्योंकि इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट है ना। ये आपका प्रोटीन बना के भेज रहा है, कहाँ भेजा? गोल्जी बॉडी के पास भेजा, सिंपल सी बात है, इसलिए ये पास होता है। ये यहाँ पे क्या लिखा है? दे वर लेटर नेम गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 mm। ये देखो, ये जो गोल्जी बॉडी है ये सिस्टर्नी के फॉर्म में होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके से, ये सिस्टर्नी के फॉर्म में होता है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो इसका साइज है, साइज ध्यान रखिएगा, साइज क्या दिया गया है? साइज दिया गया 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये जो सिस्टर्नी है ये एक दूसरे के पैरेलल में आपको लगी हुई दिख रही है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई होती हैं। एक मिनट, वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट, मतलब जो सिस्टर्नी के नंबर हैं वो अलग अलग गोल्जी बॉडी में वेरी करेगा ना। ये लिखा है वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रेटली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस एंड डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेज एंड कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। ये जो सिस है, सिस को ही कॉन्वेक्स फेज कहते हैं, सिस को ही फॉर्मिंग फेज कहते हैं, ठीक, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज। और जो आपका ट्रांस फेज है उसको ही मैच्योरिंग फेज कहेंगे और कॉनकेव फेज कहेंगे। और इसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, द सिस एंड द ट्रांस, ये एक बार आप रीड कर लीजिए, इसका मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी। द सिस एंड द ट्रांस फेज ऑफ ऑर्गेनेल आर इंटायरली डिफरेंट, मतलब अंदर से डिफरेंट होते हैं बट आर इंटरकनेक्टेड। एक दूसरे से डिफरेंट होंगे क्योंकि एक ले रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसको वहां पे बना करके मैच्योर करके कहीं और भेज रहा है, बट ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। द गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली रिफॉर्म द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, मतलब जो गोल्जी अपरेटस है इसका प्रिंसिपली क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। गोल्जी बॉडी का जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ध्यान रखिएगा, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। या तो वो इंटरसेलुलर टारगेट के पास भेज देते हैं जहां पे उसकी जरूरत है, या तो उसको सेल के बाहर भेज देंगे। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स के फॉर्म में पैकेट होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ये देखो ना, यहाँ मैंने क्या बोला था, वेसिकल्स के फॉर्म में फॉर्म हो रहा था, वहां से वो सिस के पास जाएगा, वहां से इंटरकनेक्टेड है, मोडिफाई होगा, फिर ट्रांसफेज के पास जाएगा और वहां से बाहर भेज दिया जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। द ER fused with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum. जो ER है, ER fused with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. जो यहाँ material to be packaged in the form of vesicles from ER phase, जो आपका material है वो ER से वेसिकल्स के फॉर्म में सिस फॉर्म पे आता है और सिस से ट्रांस पे जाता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से ER और गोल्जी अपरेटस आपस में एसोसिएशन में होते हैं, यानी कि पास पास देखने को मिलते हैं। दिस एक्सप्लेन्स, ये हो गया। इसका देखिए, ए नंबर ऑफ, इसको हाईलाइट कर दीजिए, ए नंबर ऑफ प्रोटीन synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. Golgi apparatus is important site for formation of glycoprotein and glycolipid. अब आप इतनी सी बात समझो, ये जो इसमें लिखा गया है ये सिर्फ क्या लिखा गया है, आप इतना देखिए। मान लीजिए ये आपका ER है, ER ने क्या किया, ER ने आपका प्रोटीन बनाया, ER ने आपका प्रोटीन बनाया और ये वेसिकल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में कहाँ भेज दिया, मान लीजिए आपका गोल्जी बॉडी है, ठीक, मान लो ये गोल्जी बॉडी का, मान लो ये इसका सिस फेस है, ये इसका ट्रांस फेस है। इतना समझिए, सिस फेस है, ट्रांस फेस है। तो अब देखो क्या था, ER ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को वेसिकल्स के रूप में पैक किया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो वेसिकल्स के फॉर्म में आया ये यहाँ से आएगा आपका सिस फेस पे आएगा, मतलब जो आपका प्रोटीन बना था ER में वो आप गोल्जी बॉडी के सिस फेस पे आ गया। और ये जो आपको देखने को मिलता है ये आपस में सिस और ट्रांसफेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये चीज चेंज होते होते यहाँ से अंदर जाते 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 अब ये यहाँ पे क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बन गया है। अब ये यहाँ पे वेसिकल्स के फॉर्म में रहेगा और या तो यहाँ से सेल के आउटसाइड द सेल भेज दिया जाएगा, आउटसाइड द सेल,
या तो इसको वहां भेज दिया जाएगा जहां पे भी इसकी नीड होगी। इतना समझ में आ गया, यही चीज यहाँ पे होता है। इसके अलावा क्या लिखा है, गोल्जी अपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये सवाल 1000 बार पूछा गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है आपका गोल्जी अपरेटस में। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में जब पैकेजिंग हो रही थी तो वहीं पे आपका लाइसोसोम बना था। जैसे आप समझिए ये आपका गोल्जी बॉडी है, यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे आपका वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, यही आपका लाइसोसोम है, यही आपका लाइसोसोम है। ठीक सॉरी, तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि हाँ, these are membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosome vesicles have been found in very rich in almost all type of hydrolytic enzyme ना। अब आप इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात तो आप ये ध्यान रखिए कि लाइसोसोम बना कैसे, गोल्जी अपरेटस में जब पैकेजिंग हो रही थी तब आपका लाइसोसोम बनेगा, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज्यादा हाइड्रोलिटिक, लगभग सारे टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका कौन कौन सा है, जैसे कि आपका है लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिमली, और ये एसिडिक पीएच पे आपका एक्टिव होगा। These enzymes are capable digesting। अब देखो लाइपेज है तो ऑब्वियसली लिपिड को करेगा, कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट को करेगा, प्रोटीज है प्रोटीन को करेगा, तो ये उसी हिसाब से जैसे जिस हिसाब के इनके एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते रहते हैं। ये आपका लाइसोसोम में था। अब देखो वैक्यूल में क्या होता है। वैक्यूल में the vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. It contain water, sap, excretory product and other membrane materials not used for the cells। जैसे मान लो ये आपकी कोई प्लांट सेल है, ठीक, ये आपका वैक्यूल है, ये आपका क्या है, इतना बड़ा सा वैक्यूल है। ये 90% सेल का होता है आपका वैक्यूल। इतना समझ में आ गया। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आपका वाटर होता है, इसके अंदर आपका वाटर होता है। एक और बात, इसके अंदर एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर का क्वेश्चन है, इससे आपको बताना है। वो ज्यादातर आप फैट सॉल्युबल पिगमेंट पढ़ेंगे, बट जो आपको वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, वो आप कहाँ पाया जाता है, वैक्यूल में पाया जाता है। इसके बाद क्या है, इसमें क्या क्या, वाटर सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एंड अदर मटेरियल नॉट यूज्ड फॉर द सेल्स। ये सारी चीजें आपकी कहाँ पाई जाती हैं, वैक्यूल्स में। द वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में जो आपका वैक्यूल है वो 90% सेल का ले लेता है। 90% जो प्लांट सेल है वो आपका वैक्यूल देखने को मिलता है वहां पे। और जो आपका वैक्यूल है ना वो आपका परमानेंट सेल में होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में या तो वो बहुत कम होगा या तो वो होगा ही नहीं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इन प्लांट द टोनोप्लास्ट facilitate the transport of number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm। क्या लिखा गया है कि वैक्यूल में क्या होता है, जो आयन है वो साइटोप्लाज्म में भी है। यहां से आप एक बात समझिए, यहाँ पे आपका आयन है, ठीक, यहाँ पे भी आपका आयन है, यहाँ पे आयन आपके ज्यादा है, यहाँ पे आयन आपके कम है। ऐसा क्यों? तो वैक्यूल में क्या होता है, वैक्यूल में आयन, अब देखो कोई भी चीज अगर लो टू हाई जा रही है तो मतलब क्या, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करता है। और अगर हाई टू लो जा रही है तो इजीली चली जाएगी, हाई टू लो जा रही है तो अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना पड़ता है। इस ये जो अलोंग और अगेंस्ट ना, ये टर्म ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गलती हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आयन मूव करता है। तो देखो यहां से क्या होता है, जब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से आयन क्या करता है, आयन आपका वैक्यूल में आ जाता है, जिसकी वजह से, और अब जब साइटोप्लाज्म में आयन कम है, वैक्यूल में आयन ज्यादा है, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा ना, क्योंकि हमें जहां पे लो टू हाई अगर जा रहा है तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वैक्यूल है वहां पे आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, और जो आपका साइटोप्लाज्म वहां पे आयन का कंसंट्रेशन घट जाता है। यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी गई है, क्या लिखी गई है कि hence their concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm। समझ में आ गया कि जो उसका कंसंट्रेशन है आयंस का, वो आपका वैक्यूल में ज्यादा देखने को मिलता है और साइटोप्लाज्म में कम देखने को मिलता है। अब आप एक बात समझिए, जैसे यहाँ पे पानी है, पानी की जरूरत अगर बाहर पानी को भेजना है
तो या तो वैक्यूल से वो बाहर चला जाएगा, और मान लो उसको सेल को जरूरत है, यहाँ से साइटोप्लाज्म में भी आपका पानी चला जाएगा। इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अगर अमीबा की बात करी जाए, अमीबा में आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, मान लीजिए ये आपका अमीबा है, ये आपका अमीबा है, ठीक। इसमें आपका यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, या ये यहाँ से साइटोप्लाज्म से पानी को लेगा। अब अगर इसका मन, अगर साइटोप्लाज्म में सेल को जरूरत है तो ये पानी को यहाँ भेज देगा साइटोप्लाज्म में, अदरवाइज ये पानी को बाहर भेज देता है। या तो ये एक्सक्रीशन कराएगा या तो ये ऑस्मो रेगुलेशन कराएगा। इसी तरीके से इसको आसपास अगर फूड इंगल्फ करता है तो यहाँ पे फूड वैक्यूल भी आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे, अमीबा में। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होगा, फूड वैक्यूल भी होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन एंड इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल और फॉर्म्ड बाय द इंगल्फिंग फूड पार्टिकल। जो आपका फूड वैक्यूल बनता है, फूड पार्टिकल को खा करके बनता है, इंगल्फ मतलब अंदर लेकर के बनता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोगों ने इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी 4 ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, चारों हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सारे सिंगल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलते हैं। बट अब यहाँ से जितने भी ऑर्गेनेल्स आएंगे वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, उनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, और वो सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे। जब भी पढ़िए कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, किसके अंदर कौन सा राइबोसोम है, किसके अंदर कौन सा डीएनए पाया जा रहा है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज आपका हल्का, आपके माइंड में हल्का सा आए ना, अरे यूकैरियोटिक सेल है मतलब एटीएस पाया जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में आपका एटीएस राइबोसोम होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे, ईआर में और साइटोप्लाज्म में। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट देखेंगे ना, वहां पे आपका प्रोकैरियोटिक टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी में हर एक चीज लिखी गई है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया unless specifically stained are not easily visible under the माइक्रोस्कोप। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज्यादा साइज में छोटा होता है, जब तक कि उसको डाई नहीं किया जाएगा तब तक कि इसको माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसी सेल को जरूरत होगी, आप लोगों ने हमेशा से क्या पढ़ा होगा, जब से आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हो, जब से आप सेल पढ़ रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये चीज हमेशा हम लोग रटते चले आ रहे हैं जब से हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से सेल को जरूरत होगी, जिस हिसाब से सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, उस हिसाब से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। अगर उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम है, वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया कम देखने को मिलेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, ऑल्सो कंसीडर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल। सॉसेज कुछ तो होता है चाइना या कोरिया में, कुछ तो होता है जो कि आपने सुना होगा सॉसेज, जो भी ड्रामा आजकल चलता है लोग देखते हैं, तो उसमें सॉसेज शेप का कुछ तो उनके यहाँ खाने को मिलता है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, या तो वो सॉसेज शेप के होंगे या तो वो सिलेंड्रिकल होते हैं। डायमीटर उनका 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, और एवरेज दिया गया 0.5 माइक्रोमीटर, और जो उनकी लेंथ है वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर देखने को मिलती है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मैंने क्या बोला था, ध्यान रखिएगा कौन सा डबल है कौन सा सिंगल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। फालतू चीज है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी। आप ये देखिए, इसकी नीड नहीं है। इसे मान लीजिए आप, डायग्राम में मेरा मामला गड़बड़ है। देखो इसमें क्या होता है कि ये आपकी बाहर, एक तो बाहर आउटर मेम्ब्रेन होगी, अंदर वाली आपकी इनर मेम्ब्रेन होगी। जो बाहर के आउटर मेम्ब्रेन है वहां पे आपको पोरिन्स देखने को मिलता है। मैंने बनाया 2 है, बट बहुत ज्यादा पोरिन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी मोर परमिएबल होती है इन कंपेरिजन इनर मेम्ब्रेन, मोर परमिएबल।
मोर परमिएबल, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपकी लेस परमिएबल होती है। समझ जाएंगे ना आप, इनर मेम्ब्रेन आपकी लेस परमिएबल होती है, ठीक है ना। अब आप देखो जो अंदर का भाग है, इसको अंदर का पोर्शन, यहाँ पे आपका इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर बात करेंगे एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स आपके बाहर भी पाए जाएंगे, एंजाइम्स आपके अंदर वाली मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, और मैट्रिक्स में भी आपके एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। डीएनए कौन सा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। साथ ही साथ राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ी हुई है ना फोटोसिंथेसिस में, जो क्रेब्स साइकिल पर है, क्रेब्स साइकिल के सारे जो एंजाइम्स होते हैं, जो आपके क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स होते हैं वो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स आपके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, सिवाय एक एंजाइम के। एंजाइम का नाम क्या है? सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज आपका इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा। यहाँ पे आपका सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज आपका यहाँ पे पाया जाता है। समझ में आ गया? एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू एक्वस कंपार्टमेंट, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. अंदर मैट्रिक्स होता है. outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfolding called क्रिस्टी towards the matrix. देखो अंदर जो आपका एंजाइम है, ये जो आपका एंजाइम है ना, एंजाइम आपके अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपेरिजन आउटसाइड। क्यों? क्योंकि अंदर क्रिस्टी जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए अंदर की तरफ फोल्ड होकर के क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर लीजिए। क्रिस्टी क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से अंदर आपको ज्यादा एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। और यही आपको सॉरी यही यहाँ पे लिखा गया है, क्या 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 द क्रिस्टी inner membrane forms a number of enfolding called cristae. The cristae increases the surface area. The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP. देखो ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है? क्रिस्टी के ऊपर इस तरीके से आपको ऑक्सीसोम देखने को मिलते हैं, F0 F1 पार्टिकल। इस पे क्या होता है आपका ATP ADP फॉस्फेट से जुड़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इसी को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। देखो आपका एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, they produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called the powerhouse of the cell. The matrix also possesses single circular DNA molecule, single circular DNA molecule, few RNA molecule, राइबोसोम 70 टाइप का होगा, एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब वो सारी चीजें पाई जा, राइबोसोम में मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन। जैसे फिजन हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, कि मतलब एक में फिजन होगा, एक है इसमें फिजन, एक माइटोकॉन्ड्रिया में फिजन होगा तो दो बन जाएगा, 2 से 4 बन जाएगा। इस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है। ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीजें होती है ध्यान रखिएगा। एक तो होगा आपका डीएनए होगा, आरएनए होगा, और कुछ राइबोसोम भी आपको देखने को मिलेगा। और जो राइबोसोम होता है वो आपका 70S टाइप का होता है। 70S टाइप का राइबोसोम आपका प्रोकैरियोटिक सेल में आपका 70S टाइप का राइबोसोम होता है, इसीलिए इसको ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के आपके पास आपका खुद का डीएनए देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपका खुद का राइबोसोम देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, और वो एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह है, उसका राइबोसोम और डीएनए वैसा ही जैसे आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, इसलिए उसको सेल विद इन सेल कहा जाता है ना। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड में क्या है आप यहां से समझिएगा कि प्लास्टिड आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनाइड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्लांट सेल और यूग्लिनाइड्स में पाए जाते हैं। दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, बिकॉज ये बहुत बड़ी साइज, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया था, जब तक इसको डाई नहीं किया जाएगा वो आपका नहीं दिखेगा, लेकिन जो आपका क्या है प्लास्टिड है वो आपको इजिली उसके साइज में बड़े होते हैं और इजिली माइक्रोस्कोप में देखने को मिल जाते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स। ठीक है, इनमें पिगमेंट होते हैं, वो प्लांट को कलर प्रोड्यूस करने का काम करता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले आपको क्लोरोप्लास्ट, फिर आपका क्रोमोप्लास्ट, फिर है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इकलौता ऐसा प्लास्टिड है जो जिसमें पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, कलर नहीं देता है। अगर इसमें पिगमेंट एब्सेंट है तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, तो क्या करता है वो स्टोरेज का काम करता है। एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। पहला है आपका द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आप कहीं पे भी क्लोरोफिल पढ़ लीजिए,
ठीक है, पिगमेंट देख लीजिए तो वहां से समझ जाइए फोटोसिंथेसिस होगी। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। द फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरेटीन, xanthophyll एंड others are present. This gives the इसके बाद क्रोमोप्लास्ट की बात की गई है। क्रोमोप्लास्ट में आपके फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरेटीन, xanthophyll, others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange and red color. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ही प्लांट को कलर प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके बाद आता है आपका थर्ड आएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, उनकी शेप एंड साइज में डिफरेंस होता है। शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। पहला है, 3 डिवाइड किया गया है ल्यूकोप्लास्ट को, एमाइलो, इलियो एंड इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। इलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल और फैट को, और वहीं पे इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, प्रोटीन को। इसके बाद समझिए कि द मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। अब आगे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, ना क्रोमो की ना ल्यूको की। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो आपका मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलता है। पत्तियों की मेसोफिल सेल्स में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दीज आर लेंस शेप्ड, ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा शेप दिया गया। दीज आर लेंस शेप्ड, oval, spherical, discoid and even ribbon like organelle having variable length, और लेंथ की क्या दी गई है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, और चौड़ाई क्या दी गई है, 2 से 4 माइक्रोमीटर। दियर नंबर वेरीज, ये भी ध्यान रखिएगा कि क्लेमाइडोमोनास में एक होता है, हर सेल में एक होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, और मेसोफिल सेल की हर सेल में 20 से 40 आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट, एंड इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, जो आउटर मेम्ब्रेन थी वहां पे पोलिन्स पाए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो मोर परमेबल थी इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। सेम आपका क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल होती है इन कंपैरिजन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। आप एक बात समझिए, इसमें ओवरऑल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं। देखो, ये जो आपको एक सिंगल दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका है थैलेकॉइड। ये है आपका एक जो सिंगल है, ठीक, एक जो सिंगल है वो है आपका थैलेकॉइड। और जब एक के ऊपर कई सारे थैलेकॉइड आ जाते हैं, इसी को ग्रेनम कहते हैं। ठीक है ना, इसी को ग्रेनम कहते हैं, और कई ग्रेनम को मिला करके ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, अब जो दो थैलेकॉइड को आपस में लिंक कर, दो अलग अलग ग्रेनम के थैलेकॉइड को जो आपस में लिंक करे, देखो एक ग्रेनम ये है, एक ग्रेनम ये है, जो इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है एक एक थैलेकॉइड को, इसको नाम दिया जाता है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है ना, जो अलग अलग ग्रेनम के थैलेकॉइड को लिंक कर रहा है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, अब ये तो अंदर है, यहां पे आपका पूरा स्ट्रोमा होता है, यही यहाँ पे लिखा गया है। अब आप पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ये रहा आपका। साथ ही साथ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लैटिनम मेम्ब्रेनस सैक स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेकॉइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थैलेकॉइड आर अरेंज्ड इन द स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम। देखो, ये जो आपका सिंगल है, ये आपका थैलेकॉइड है, कई सारे, ठीक है, ये सिक्के के जैसे एक के ऊपर रखे होते हैं। ठीक है, ये थैलेकॉइड, जो सिंगल है वो थैलेकॉइड है, बट कई सारे थैलेकॉइड जब आपस में एक के ऊपर रख के चले गए तब इसको ग्रेनम कहा जाता है। और अगर एक है तो ग्रेनम, और अगर कई सारे हैं तो उसको ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है ना, और कई सारे हैं तो उसको ग्रेना कहा जाता है। या तो उसको ग्रेना कहेंगे या तो इंटीग्रल थैलेकॉइड कहेंगे। थैलेकॉइड, इंटीग्रल थैलेकॉइड दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। थैलेकॉइड सिंगल है, एक के ऊपर कई सारे आ जाए और उनके ग्रुप्स हो जाए तो उसको इंटीग्रल थैलेकॉइड कहा जाता है। यानी कि ये जो ग्रेना है इसी को इंटीग्रल थैलेकॉइड कहा जा रहा है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। ये देखो, अलग अलग ग्रेना के थैलेकॉइड को कनेक्ट कौन कर रहा है, स्ट्रोमा लैमेली आपका कर रहा है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रोमा लैमेली क्या कर रहा है, अलग अलग
थैलेकॉइड, ग्रेना के थैलेकॉइड को आपस में लिंक करता है। कौन करता है? आपका स्ट्रोमा लैमेली कहता है, करता है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि स्ट्रोमा लैमेली अलग अलग ग्रेना के थैलेकॉइड को लिंक करता है। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इंक्लूजेस देखो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे ये आपका सिंगल थैलेकॉइड है, ठीक, इसके अंदर के पोर्शन को ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक, और इसी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे ल्यूमेन है, इसी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे बहुत सारे आपको एंजाइम देखने को मिलते हैं, सॉरी पिगमेंट होते हैं, और ग्रुप ऑफ पिगमेंट को क्वांटासोम कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपका थैलेकॉइड है, एक सिंगल थैलेकॉइड को लेके दिखाया गया है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इंक्लूजेस अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। जो आपका स्ट्रोमा है, जो आपका ये है, इसके पास भी एंजाइम्स होते हैं। किसके लिए एंजाइम्स होते हैं? डार्क रिएक्शन के लिए होते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा गया है? द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। स्ट्रोमा में ही, जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए था, वैसे यहाँ पे लिखा गया है इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल, एक मिनट, इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। इसमें भी राइबोसोम आपका 70S टाइप का ही राइबोसोम होगा, इसमें भी आपका राइबोसोम 70S टाइप का ही होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट आर present in the thylakoid, the ribosome of the chloroplast are 70S and then the cytoplasmic ribosome आपका 80S टाइप का होता है। 70S टाइप का राइबोसोम आपने कहाँ देखा? 70S टाइप का राइबोसोम एक तो आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा आपने देखा है क्लोरोप्लास्ट में। बट वहीं पे 80S टाइप का राइबोसोम, जबकि कि आपकी यूकेरियोटिक सेल की पहचान होती है, वो आपका साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, और दूसरा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम में क्या क्या दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। राइबोसोम, ये आपकी यूकेरियोटिक राइबोसोम की बात की गई है। देखो राइबोसोम में क्या क्या लिखा है यहाँ पे। राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और किसने देखा था? साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज पैलाडे, इसलिए इसको पैलाडे पार्टिकल भी कहा जाता है। ईयर था 1953। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। देखो आरएनए और प्रोटीन मिलकर के क्या बना रहे थे? मिलकर बना रहे थे आपका राइबोसोम, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हम लोगों ने दो पढ़ा था, एक है राइबोसोम जो कि यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, दूसरा है आपका सेंट्रियोल जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में देखने को मिलता है, और क्या किसमें हेल्प करेगा? आपका सेल डिवीजन में आपको हेल्प करता है। द यूकेरियोटिक राइबोसोम आर 80S while the prokaryotic ribosome are 70S. Each ribosome has two subunit, larger and smaller subunit. The two subunit of 80S ribosome are 60 and 40 and 70 का क्या है? 50 and 30। S को सेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। 70S एंड 80S राइबोसोम दोनों ही दो सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या लिखा गया? ये देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये आपका राइबोसोम है, दो सब यूनिट देखने को मिल रहा है, देखो ऐसा होता है, ऐसा आपका राइबोसोम होता है। अगर ये आपका 80S टाइप का राइबोसोम है, ये एक होगा अगर ये आपका 80S टाइप का है, ये होगा 60S और 40S, और वहीं पर अगर ये आपका 70S टाइप का है तो ये होगा आपका 50S और होगा आपका 30S, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये जो आपका S है, ये आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये आपका मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी को, ठीक है। और 70S टाइप हो 80S टाइप हो, दोनों में ही आपको ये दो यूनिट्स, दो सब यूनिट देखने को मिलेंगी, जो कि एक होगी लार्ज, दूसरी होगी स्मॉल। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, समझ में आ गया। राइबोसोम को अगर समराइज किया गया तो पहली बार ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, पहली बार इनको ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलाडे ने, ईयर था 1953। राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के इनका फॉर्मेशन होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S है, प्रोकैरियोटिक 70S है। साथ ही साथ इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज होती है, दूसरी स्मॉल होती है। एस को सेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, जो कि डेंसिटी एंड साइज को मेजर करता है। 70S टाइप का राइबोसोम या 80S टाइप का राइबोसोम, दोनों ही आपके दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है आपका साइटोस्केलेटन। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि साइटोस्केलेटन, स्केलेटन मतलब किसी ना किसी चीज का फ्रेम बना रहा होगा। जैसे अपने बॉडी का जो फ्रेम बनता है, स्केलेटन बनता है, किससे होकर? अपना बॉडी का फ्रेम किससे मिलकर के तैयार होता है? वो बनता है आपका बोन से बनकर के। बोन्स ही आपके बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सेल को भी तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देने का काम कर रहा होगा, तो यही आपका यहाँ पे लिखा गया है साइटोस्केलेटन। इसमें क्या होता है देखिए, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilament and intermediate filament present in the cytoplasm। बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसमें ये लिखा गया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ filamentous and proteinaceous
स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके सेल का साइटोस्केलेटन की तरीके से काम करते हैं, सेल को फ्रेमवर्क देने का काम करते हैं। उसमें से है एक आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, एक है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है आपका माइक्रोफिलामेंट, तीसरा है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीनों समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपका लिखा गया है कि collectively called cytoskeleton. The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility and maintenance of the shape of the cell. मतलब सेल को शेप देने का काम करेगा, मोटिलिटी में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। कौन? आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन 3 आपको दिए गए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनका 3 फंक्शन बता दिया गया, कौन कौन सा? मैकेनिकल सपोर्ट बता दिया गया, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। इसके बाद आता है आपका सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला में आप देखिए क्या लिखा है कि सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ होती हैं। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स वर्क लाइक होल्स। ये आपका पैरामीशियम है। ये भी पैरामीशियम नहीं लग रहा, आप समझ जाइए। ये आपका पैरामीशियम है, यहाँ से आपके कई सारे सीलिया लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कई सारे सीलिया हैं। ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, ये आपका फ्लैजिला है, ये आपका सीलिया है। आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि सीलिया एक तो साइज में बहुत छोटे हैं और दूसरा नंबर्स में भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट वहीं पे फ्लैजिला साइज में बड़े हैं और नंबर में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। यही चीज यहाँ पे क्या लिखी गई है? सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया इज स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क्स लाइक ओट्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द आइदर ऑफ द सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड। जो सीलिया होता है या तो वो सेल का मूवमेंट में हेल्प करेगा, दूसरा या तो सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट में काम करेगा। जैसे अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें भी आपका सीलिया प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? वो म्यूकस को बाहर ढकेलने का काम करता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजिला एक तो आपका लंबा होता है, सेल मूवमेंट का इनका एक ही काम होता है, सेल का मूवमेंट कराना। द प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इसको हाईलाइट कर लीजिए। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are strictly different from the eukaryotic flagella. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सीलियर फ्लैजिला की देखा गया कि कैसे दिखते हैं, शोड दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर कॉल्ड द एक्सोनिम। आप इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर की जितनी भी, ये आपका सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। बाहर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितनी भी चीजें होती है उसको एक्सोनिम कहा जाता है। और इसके अंदर देखिए आपको इस तरीके के पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, और जो कि टोटल नंबर में 9 होते हैं ना। टोटल नंबर में कितने होंगे? 9 होंगे। आप समझ जाइएगा कि ऐसे ही है। कितना हुआ? 3, 3, 6, ठीक है, 9 हो गया। तो ये जो 9 है ये आपका है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये है आपका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये पेरीफेरी में, इसे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। ये आपस में लिंक होते हैं, और कैसे लिंक होंगे? ये लिंक होंगे इंटर डबलेट ब्रिज से। समझ जाएगा, इंटर डबलेट ब्रिज से ये आपस में लिंक होंगे, ठीक। एक बात आप समझिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये आपको डबल माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको डबलेट कहा जाता है, ठीक है। आप जब भी सीलिया वो पढ़ेंगे सेंट्रियोल, तो वहां पे आपको ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे डबलेट है, वहां पे आपको ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। तो वहां पे पेरिफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होता है, यहाँ पे आपको डबलेट है, ध्यान रखिएगा। सीलिया एंड फ्लैजिला में बाहर डबलेट देखने को मिलता है, सेंटर में सिंगलेट देखने को मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल का। बट जब आप सेंट्रियोल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पेरीफेरी पे तो ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, बट सेंटर पे वहां के प्रोटीनिशियस पार्ट होता है जिसको हब कहा जाता है, सेंटर में कोई भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि बाहर आपका पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंटर में क्या होता है? सेंटर में एक आपका सिंगलेट होता है, सेंट्रल में 2 आपके सिंगलेट होते हैं, ठीक है। आपस में ये सेंट्रल ब्रिज से कनेक्ट होंगे, आपस में कनेक्ट है सेंट्रल ब्रिज से। अब ये सराउंडेड होंगे, किससे सराउंडेड होंगे? सेंट्रल शीथ से।
ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये मेरा कोई चेक नहीं करने वाला डायग्राम, तो बस आप समझ जाइए, आप खुद भी इसी तरीके से डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस क्या करिए, आपको चीजें जल्दी से ध्यान होंगी। तो सेंट्रल सीथ कहते हैं उसको। अब ये जो आपका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सेंट्रल सीथ से किसी ना किसी चीज से तो कनेक्ट होगा, तो वो जिससे कनेक्ट होता है, वो आपका जिससे कनेक्ट होता है, इसको कहते हैं रेडियल स्पोक। तो अगर 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, तो टोटल 9 रेडियल स्पोक्स भी होंगे। ये क्या है आपका रेडियल स्पोक, समझ में आ गया। इसमें क्या क्या देखा, पेरीफेरी पे बाहर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सबको एक्सोनिम कहा गया है। और पेरीफेरी पे आपको 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि आपको डबलेट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और ये डबलेट्स आपस में इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट होते हैं। और सेंट्रल में आपको 2 सिंगलेट देखने को मिलते हैं, 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं, जो कि आपस में सेंट्रल ब्रिज के द्वारा कनेक्ट होते हैं, और ये सराउंडेड होते हैं सेंट्रल सीथ से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो आपका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेंट्रल सीथ से कनेक्ट होगा, किसके थ्रू, ये कनेक्ट होता है आपका रेडियल स्पोक के थ्रू। अगर आपके पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो आपके रेडियल स्पोक भी कितने होंगे, टोटल 9 होंगे नंबर है। इतना समझ में आ गया। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था सेमाइडोमोनास का, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि अंदर के पार्ट को एक्सोनिम कहा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब एक्सोनिम के अंदर पेरिफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। एंड पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, कि आपको क्या दिख रहा है, आपको बाहर 9 माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है डबलेट के फॉर्म में, अंदर आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं सिंगलेट के फॉर्म में। 2 है इसलिए डबलेट कहा जा रहा है, सिंगल है इसलिए इसको सिंगलेट कहा जा रहा है। किससे कनेक्टेड है, इंटर डबलेट ब्रिज से। और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये कनेक्टेड होते हैं आपके सेंट्रल ब्रिज से, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया, और ये सराउंडेड होंगे सेंट्रल सीथ से। अब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल सीथ से जिसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसको रेडियल स्पोक कहा जाता है, समझ में आई, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब देखो बाहर 9 है, बाहर 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल है, अंदर 2 है, तो इसलिए इसको 9+2 का अरेंजमेंट दिया जाता है। जब आप सेंट्रियोल पढ़ेंगे तो वहां पे अरेंजमेंट होता है 9+0 का, क्योंकि वहां पे अब 0 से आप समझ गए होंगे 2 है, क्योंकि वहां पे सीलिया में अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, यहाँ पे 0 है, मतलब सेंट्रियोल में सेंट्रल में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्ड टू एज 9+2 अरेंजमेंट। द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड इज आल्सो इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल सीथ के द्वारा करेक्ट इन कवर होते हैं, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स टू ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय द रेडियल स्पोक। सेंट्रल सीथ आपको रेडियल स्पोक के थ्रू पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होता है। Thus there are 9 radial spokes, total 9 radial spokes होते हैं। The peripheral doublet are also interconnected by the linker. Both the cilia and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal body. जो आपका cilia and flagella होता है वो आपका centriole-like structure basal body से ही आपका निकलता है। इसके बाद आता है आपका centriole या इसी को सेंट्रोसोम। अब आप समझिए, मान लीजिए ये आपका सेंट्रोसोम है, इसी के अंदर आपके 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके चारों ओर एक एमॉर्फस फ्लूइड होता है जिसको पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड कहा जाता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। देखो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल विच यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंडर, ये आपका सेंट्रोसोम है, इसके अंदर आपके 2 सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल विच कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर लाई परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। विच इच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ड व्हील, मतलब एक कार्ड व्हील के जैसा इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड, देखो ऐसा ही होता है। सेंटर में हब होता है, पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। वहां पे डबलेट था, यहाँ पे ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। 4 है, इसी तरीके से 5 और होता है, ठीक है ना। ये कनेक्ट होता है रेडियल स्पोक के थ्रू, एज इट इज रेडियल स्पोक के थ्रू, सॉरी ये भी आपस में लिंक करता है लिंकर से। ये प्रोटीनेसिस पार्ट होता है, ये आपका प्रोटीन का बना होता है। सेंटर के पार्ट को हब कहते हैं, इसलिए इसका अरेंजमेंट 9+0 होता है, क्योंकि पेरीफेरी पे तो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है बट सेंटर में आपका कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं
जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई कि मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूल प्रोटीन। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट के फॉर्म में है ये। The adjacent triplet are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub. अंदर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता सेंट्रल में, सेंट्रल में प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जिसको हब कहा जाता है, which is connected with tubules of the peripheral triplet by the radial spoke. जो आपका हब है वो पेरिफेरल ट्यूब्यूल से रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है, और जो कि आपका प्रोटीन का बना है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल होता है जो कि सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ से सवाल आ सकता है कि सीलिया के बेसल बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, तो जवाब आएगा आपका सेंट्रियोल करता है। और क्या करता है, एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज द स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द एनिमल सेल। आप लोग ने जब एनिमल सेल में डिवीजन पढ़ेंगे ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मैंने पहले करा दिया है, तो वहां पे हम लोगों ने सेंट्रियोल में क्या देखा था कि स्पिंडल फाइबर वहीं से इमर्ज हो रहे थे। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप एक बार समझिएगा। देखो ये क्या बनाया मैंने, डबल लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आपका डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है। ये जो आपको बाहर दिख रहा है ये आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है, अंदर वाला आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, ये आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। ये जो ये आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। जैसे आपका सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है वैसे आपका न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक तो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इसके बाद इसके अंदर आपका ये इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है। समझ में आ गया? ये आपका न्यूक्लियर पोल है, यहाँ से आरएनए प्रोटीन दोनों साइड साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस यहाँ पे आपके इधर से उधर आते जाते थे, इनका मूवमेंट होता है। इतना समझ में आ गया? क्या है आपका, ये आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। अंदर के मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में आपको क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे साइड में ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज ए सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। देखो जो न्यूक्लियस है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था 1831 में, और जो क्रोमैटिन है उसको कौन देखा था, फ्लेमिंग ने, ठीक है। क्रोमैटिन फ्लेमिंग और रॉबर्ट ब्राउन कौन थे आपके, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलॉबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड द क्रोमैटिन। देखो जब हम लोग न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं ना तो हम लोग इंटरफेज न्यूक्लियस को लेते हैं, क्योंकि जब आप डिवाइडिंग सेल को लेंगे तो वहां पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को ही नहीं मिलती है। प्रोफेज में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, टेलोफेज में आती है। इसीलिए इंटरफेज न्यूक्लियस को लेते हैं जहां पे आपको क्रोमैटिन देखने को मिलता है, क्रोमोसोम आपको वहां पे वैसे भी नहीं होता। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड इलॉबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। वहां पे क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई। क्या क्रोमैटिन देखने को मिला, क्या क्या था यहाँ पे देखो, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी गई, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है और न्यूक्लियोलाई है ना, उसी को न्यूक्लियोलस कह दिया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद ए स्पेस बिटवीन 10 to 15 नैनोमीटर, जिसको ही क्या कहा गया है, जिसको कहा गया है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द cytoplasm. The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum
देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है यही बाहर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कांटेक्ट में होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर। जो कि न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है ना, यहाँ पे मैंने क्या दिखा है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर पोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर पोर देखने को मिल रहा है ना, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि माइन्यूट पोर्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन द बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ताकि आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट हो सके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, दोनों डायरेक्शन में हो सके। नॉर्मली इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। जो न्यूक्लियर पोर्स आता है आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा कि बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। नॉर्मली दीज इज देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर्सन। नॉर्मली हर सेल, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियलाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। जैसे आपका आपने पैरामीशियम देखा होगा, वहां पे आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियलाई, जैसे कि एरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीप ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। अब आप समझिए, जैसे जो आपका होता है, मान लो ये आपका इमेच्योर आरबीसी है, ये आपका इमेच्योर आरबीसी, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था, बट जब आपका आया मैच्योर आरबीसी, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस नहीं था। वैसे ही सीप ट्यूब सेल्स यहाँ पे भी आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस आपका हर जगह पाया जाता है, सिर्फ आपकी 2 जगह नहीं पाया जाता। एक तो आपका मैच्योर आरबीसी में नहीं मिलेगा और दूसरा आपका सीप ट्यूब सेल्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो क्या ये दोनों सेल्स डेड होती हैं? तो जवाब आएगा नहीं। नहीं क्यों? जो आपका इमेच्योर आरबीसी इसमें न्यूक्लियस है तो इसका अपना इसमें डीएनए होगा, डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए है तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से ही आपका प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेगा। और अगर एंजाइम है तो मतलब सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहेगी। अब अगर इमेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है, भले ही न्यूक्लियस नहीं है बट एंजाइम तो प्रेजेंट है ना, और यही एंजाइम आपके मैच्योर आरबीसी में होते हैं और इसको लिविंग रखते हैं, क्योंकि अगर एंजाइम है तो मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहेगी। इतना समझ में आ गया। अब सीप ट्यूब सेल्स में क्या होता है? हम लोगों ने फ्लोएम के 4 पार्ट्स पढ़े थे, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, कंपेनियन सेल एंड सीप ट्यूब सेल। जो आपका कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल में आपका डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा और वो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम वो आपका सीप ट्यूब सेल्स में जाता है और वहां पे सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है, जिससे सीप ट्यूब सेल्स न्यूक्लियस ना होने के बावजूद भी वो आपका लिविंग होती है। तो ये जो सवाल यहाँ पे लिखा गया कि वुड यू कंसीडर दी सेल्स एज लिविंग, तो जवाब आएगा यस, ये लिविंग सेल्स हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे आता है कि द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर आपको क्रोमैटिन आएगा, उसके साथ ही साथ न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियोलस आएगा। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और उनके मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दिस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। मतलब जो आपका आरआरएनए होता है, आरआरएनए की सिंथेसिस कहाँ होगी? आपकी होगी न्यूक्लियोलस में। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस में आपकी आरआरएनए की सिंथेसिस होगी। अगर आरआरएनए की सिंथेसिस हो रही है तो मतलब राइबोसोम बन जाएगा। आरआरएनए से ही तो आपका आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर के ही आपका राइबोसोम बना रहा है। अब आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियोलस है, मान लीजिए किसी सेल को प्रोटीन ज्यादा बनवाना है ना, प्रोटीन ज्यादा बनवाना है तो वो क्या करेगा? अगर प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो न्यूक्लियोलस भी तो ज्यादा चाहिए होगा, साइज में ज्यादा चाहिए होगा, नंबर में ज्यादा चाहिए होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई, जो मतलब ही नहीं समझ में आता कि लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जिन सेल्स में के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगी, वहां पे जो आपका न्यूक्लियोलाई होगा, न्यूक्लियोलस होगा, वो लार्ज भी होगा और ज्यादा नंबर में भी होगा। इतना समझ में आएगा कि जो आपका न्यूक्लियोलस है वो वहां पे ज्यादा होगा जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी, साइज में भी ज्यादा होगा और नंबर में भी ज्यादा होगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा गया कि यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड एक मिनट,
You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of the nucleoprotein fibers called the chromatin. बट ड्यूरिंग जब आपका इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस में हम लोग को इंटरफेज न्यूक्लियस में हम लोग क्रोमैटिन देखते हैं, बट जब हम लोग आगे एम फेज पढ़ते हैं वहां पे हम लोग को प्रॉपर क्रोमोसोम दिखाई देता है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है. बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम इन ए प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस. क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन. जो आपका क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन में आपका डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है. यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो आप इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए. ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली, जो एक ह्यूमन सेल होता है उसमें 2 मीटर लंबा डीएनए होता है और साथ ही साथ 46 क्रोमोसोम होते हैं. वही चीज यहाँ पे लिखी गई है. इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये आपका क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम में आपको यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है. ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. इसी को सेंट्रोमियर कहा जाता है. इसी को सेंट्रोमियर कहा जाता है. सेंट्रोमियर क्या करता है? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखता है. यही आपका सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर आपके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखता है. इतना समझ में आ गया. इसके बाद देखिए, सेंट्रोमियर के ऊपर आपको डिस्क शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है. काइनेटोकोर सेंट्रोमियर में कंफ्यूज मत होइएगा. सेंट्रोमियर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखता है और काइनेटोकोर क्या होता है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर के बाहर. तो ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है. कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलता है और ये एक फ्रेगमेंट के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, फ्रेगमेंट या नॉब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को सैटेलाइट कह दिया जाता है. इसी फ्रेगमेंट या नॉब लाइक स्ट्रक्चर को सैटेलाइट कहते हैं और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. जो आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो तो आपको हर एक क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा. जो आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो आपका 13, 14, 15, 21st एंड 22nd क्रोमोसोम पे ही ये आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा. ये आपका ना क्वेश्चन में भी नहीं आएगा, एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपका हर एक क्रोमोसोम में होता है, बट जो आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो सिर्फ आपके कुछ ही क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है या नॉब लाइक, उसी को सैटेलाइट कह दिया जाता है, ठीक है. अब आप यहाँ पे देखिए एक बात, क्या लिखा गया है कि सेंट्रोमियर होल्ड 2 सिस्टर क्रोमैटिड और 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक. ये देखिए, ये है आपका मेटासेंट्रिक, ये है आपका सब मेटासेंट्रिक, ये है आपका एक्रोसेंट्रिक, ये है आपका टेलोसेंट्रिक. देखिए ये है, ये मान लीजिए आपका क्रोमोसोम है. अगर आपका सेंट्रोमियर उस मिडिल में है, ये है आपका मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक में क्या देखने को मिला, आपको इक्वल आर्म्स देखने को मिलेंगी. इसके बाद अगर सेंट्रोमियर हल्का सा ऊपर जाएगा, सेंटर से सेंट्रोमियर अगर हल्का सा खिसक रहा है साइड में, तो अब आपको क्या देखने को मिल रही है, एक छोटी आर्म देखने को मिल रही है, एक बड़ी आर्म देखने को मिल रही है. तो ये है आपका सब मेटासेंट्रिक. बट अगर सेंट्रोमियर आपका लगभग एंड पे पहुंच जाए, ठीक है, तो अब क्या देखने को मिल रही है, एक आपको एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म देखने को मिल रही है, एक्सट्रीमली छोटी, और एक एक्सट्रीमली लंबी आर्म देखने को मिल रही है. ये है आपका एक्रोसेंट्रिक. और अगर आपका ये एंड पे पहुंच जाए, टर्मिनल पे पहुंच जाए आपका सेंट्रोमियर, तो ये आपका टेलोसेंट्रिक होता है, ठीक है ना. यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म. मेटासेंट्रिक में आपके 2 इक्वल आर्म्स बनेंगे. सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल. सेंट्रोमियर आपका मिडिल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 longer arm. In case of acrocentric chromosome, centromere is situated close to its end and forming 1 extremely short and 1 very long arm, whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere. जो आपका टेलोसेंट्रिक है इसमें आपको टर्मिनल सेंट्रोमियर आपको देखने को मिलेगा. इतना समझ में आ गया. इसके बाद देखिए, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि sometimes a few chromosome have non-steric secondary constriction at a constant location. कुछ क्रोमोसोम पे ही होता है, 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम पे होते हैं. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से एक अलग फ्रेगमेंट अलग से दिखाई देता है, उसी को सैटेलाइट कहा जाता है. अब आपका लास्ट आता है वो है आपका माइक्रोबॉडीज. माइक्रोबॉडीज में क्या होता है कि मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज वेसिकल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है. और ये क्या कंटेन करता है, बहुत ही ज्यादा इसमें एंजाइम्स होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के लिए. प्लांट और एनिमल प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही आपका माइक्रोबॉडीज पाया जाता है. यही चीज यहाँ पे लिखी गई, इसको हाईलाइट कर लीजिए. मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड द माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल. जो कि
प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आप एक बात समझिएगा, आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। बहुत दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, बट अब यहाँ से सारी क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है ना। आप कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। मैंने कहा है कि मैं आपको 60 दिन के अंदर कंप्लीट करूंगी, ठीक है। जो मैंने एक डेट दिया गया है कि हाँ आपका जैन लास्ट में आपका दोनों क्लास की NCERT कंप्लीट हो जाएगी, तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, विद PYQs। ओके, थैंक यू।